लास्ट लास्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो चैप्टर था वो बिगिन किया था, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के कौन कौन से सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। हम लोगों ने सेक्शन 139, सेक्शन 140, 141, 142 ये हमने चारों सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज हमें क्या स्टार्ट करना है, आज से हमें स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 143, जो कि क्या बात करता है अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। अब जिन लोगों ने लॉ में ये चैप्टर मुझसे पढ़ रखा है उनको तो याद आ गया होगा कि मैम अपनी सेम सेक्शन जो है वो लॉ में हमें कवर करवाया था। अपना जो कंपनीज एक्ट है वहां पे आपको याद होगा अपना एक चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने ये वाला जो सेक्शन है अपने 3 ही सेक्शन से आपको याद हो तो उस चैप्टर में एक हमने बोर्ड रिपोर्ट कवर किया था, देन हमने पावर्स एंड ड्यूटी सेक्शन 143 जो है ऑडिटर का वो कवर किया था, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पर भी कहा था कि ये जो अपना सेक्शन है ये दोनों जगह पे है, ठीक है, लॉ में भी है और ऑडिट में भी है, ठीक है। तो अब ये सेम टू सेम प्रोविजन पूरा पावर्स क्या रहते हैं, ड्यूटीज क्या रहता है, ये मैंने आपको वहां पर कवर करवा रखा है। तो जिन लोगों ने वहां पे ये वाला जो सेक्शन है ये देख रखा है, ये वाला चैप्टर देख रखा है, तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो क्योंकि एज इट इज सेम है, ठीक है। पूरा चैप्टर मत स्किप करना, ओनली सेक्शन 143 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या करूंगी यहाँ पे जिन लोगों ने लॉ की क्लासेस नहीं ली हैं या जो ओनली ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो मैं वो सेम जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे आपको जो है इंसर्ट कर दूंगी ताकि आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। जिन्होंने देख भी लिया है आप भी रिवाइज कर लो, अच्छी बात है, क्योंकि एज इट इज एकदम सेम टू सेम चीजें हैं। तो जो हमने वहां पढ़ी है वो आपको यहाँ पे भी देखना है, बिकॉज सेम ही टॉपिक है ना, है तो अपना कंपनीज एक्ट का सेक्शन, ठीक है। तो ये जो अपनी पावर्स हैं सेक्शन 143 में, एंड देन ये अपनी ड्यूटीज है। तो मैं अभी इसके आगे वो लॉ वाला जो वीडियो है वो आपका मैं इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पावर्स, तो क्या बोला यहाँ पे, एक्सेस टू बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ कंपनी एट ऑल टाइम्स। मतलब सबसे पहले उसकी क्या पावर है कि वो जो कंपनी के जितने भी, देखो ऑब्वियसली बात है, उसको एविडेंस कलेक्ट करना है तो उसको कंपनी की हर एक बुक्स, हर एक रिकॉर्ड्स, हर एक वाउचर, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स, ये सब का एक्सेस मिलेगा तभी तो वो उसको चेक कर पाएगा। तो ये उसकी पावर है। कंपनी उसको मना कर सकती है कि नहीं भाई हम तुम्हें नहीं देंगे, मना नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एंटाइटल टू हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। उसको जिस भी पर्सन से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, कोई ऑफिसर है कंपनी का, कोई भी है, हर पर्सन से वो कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और तीसरा क्या बोला है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होगी और जो एसोसिएट कंपनीज होंगी, ठीक है, उनके भी वो रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखो बेसिकली आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि जो कंपनी होती है उसको अपने सब्सिडरीज और अपने एसोसिएट्स वगैरह के साथ में एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है। तो उनको भी चेक करता है ऑडिटर। तो जब वो एक कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, ठीक है, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है जो सब्सिडरी है उसकी या जो उसकी एसोसिएट कंपनी है उसके भी रिकॉर्ड्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं ऑडिटर। कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि यार ये तो हमारी सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स है हम आपको क्यों दें, ऐसा नहीं बोल सकती, ठीक है। तो ये सब उसकी पावर्स होंगी। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं उसकी ड्यूटीज। अब ऑडिटर की ड्यूटीज क्या क्या, देखो सबसे पहले है कि उसको इंक्वायरी करनी है इन सारे मैटर्स में। अब देखो क्या क्या उसको इंक्वायरी करनी है, सबसे पहले उसको ये चेक करना है वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन सिक्योर्ड। देखो अगर कंपनी ने किसी दूसरे पर्सन को कोई लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है और वो सिक्योर्ड है, तो हमें चेक करना है कि क्या एक्चुअली बदले में कोई सिक्योरिटी ली है कि नहीं ली है, ठीक है। या बस ऐसे ही बोल दिया कि वो सिक्योर्ड है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि एक्चुअली वो सिक्योर्ड लोन है कि नहीं है, कौन सा असेट है ना, या कौन सी सिक्योरिटी रखवाई गई है उस लोन के लिए। वेदर टर्म्स ऑन विच दे आर मेड आर प्रेजुडिशियल टू कंपनीज एंड मेंबर्स इंटरेस्ट। मतलब जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन वोन दिए हैं कंपनी ने, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के अगेंस्ट में है या मेंबर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। जैसे मान लो कंपनी ने लोन वोन दे दिया और कंपनी जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, ठीक है, या फिर कुछ गलत एक्टिविटी के लिए सामने वाले को लोन दे रही है, तो बेसिकली जो कंपनी लोन वोन दे रही है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो कंपनी या मेंबर के अगेंस्ट में हो, फेवर में ही होनी चाहिए, ठीक है। किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, ना तो कंपनी का ना तो मेंबर का। इसके बाद क्या बोला है, वेदर ट्रांजैक्शंस ऑफ कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज आर प्रेजुडिशियल। मतलब बेसिकली कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शन है जिसकी हमने बुक एंट्रीज वगैरह कर रखी है, अगेन कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं वो कंपनी के
इंटरेस्ट के, प्रेजुडिशियल मतलब अगेंस्ट में तो नहीं है, सब कुछ कंपनी के फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी को लॉस हो रहा हो, कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो डायरेक्टर्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो सब उसको चेक करना है। अच्छा, अगर कंपनी नहीं है, क्या नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है या फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। अगर कंपनी ना तो एक बैंकिंग कंपनी है ना ही एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, देखो बेसिकली ये सब जो कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इनका काम होता है दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। लेकिन अपनी कंपनी नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस वाली। अपनी कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो क्या बोला कि क्या ऐसा है कि उस कंपनी में बहुत सारे असेट्स कौन से वाले हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज, हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन द प्राइस एट विच दे वर परचेज्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब अपनी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी वगैरह नहीं है, नॉर्मल कंपनी है, फिर भी हमारी कंपनी ने अलग अलग जगह पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं और कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या काम कर रही है कंपनी, उन शेयर्स को, उन डिबेंचर्स, मतलब अगर अपनी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं, तो जब भी अपनी कंपनी इनको सेल कर रही है, तो क्या वो ऐसे प्राइस पे तो सेल नहीं कर रही है जो कि परचेज प्राइस से भी कम है। मान लो दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे तो थे 5 लाख में और सेल कर दिया 1 लाख में, तो लॉस हो रहा है, पैसा लगा रहे हो ज्यादा, अब बेचने के बाद आपको पैसा मिल रहा है कम, तो ये तो कंपनी के लिए लॉस हो गया ना। तो कहीं कंपनी ऐसे उल्टे फुल्टे काम तो नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो सब चीजें वो चेक करेगा। इसके बाद क्या बोला है कि क्या कंपनी ने अगर कोई लोन्स या एडवांसेस किसी को दिए हैं, तो क्या कंपनी ने उन्हें एज डिपॉजिट्स तो शो नहीं कर दिया, ठीक है। देखो डिपॉजिट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, क्या उन्हें एज अ डिपॉजिट तो शो नहीं कर दिया, ठीक है, वो सब चीजें देखनी है। डिपॉजिट का भी अपना कंपनीज एक्ट में एक चैप्टर है, हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। इसके बाद देखो क्या बोला है, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल एक्सपेंसेस को कौन से अकाउंट में चार्ज कर दिया, रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिया, तो वो सब आपको चेक करना है। और इसके बाद में क्या बोल दिया, वेयर स्टेटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अगर कोई भी शेयर्स कैश पे अलॉट, मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी ने कोई शेयर्स जो है वो इशू करे हैं, तो बदले में क्या एक्चुअली कंपनी को कैश मिला भी है कि नहीं मिला है, वो भी चेक करना है, ठीक है। कि शेयर्स इशू करे तो कैश तो आया होगा, वो कैश है भी या नहीं है, वो आपको चेक करना है। और अगर कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो वेदर पोजीशन इन बीओए एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग। और मान लो अगर अदर देन कैश पे थे, कैश नहीं आया है, तो क्या वो हमने बुक्स पे प्रॉपरली शो किया है या बुक्स को मैनिपुलेट कर दिया है, ये सब चीजें जो है ये आपको चेक करनी होगी, इंक्वायरी करनी है ये सब मैटर्स में ऑडिटर को, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या बोला, रिपोर्ट टू मेंबर्स। अब ये तो हमने बात की है कि ऑडिटर ये सारी चीजें जो कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, मेंबर्स को देगा। देखो हमें पता है कंपनी है तो कंपनी में दो लोग होते हैं, कौन कौन, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स वगैरह। अब ऑब्वियस सी बात है शेयर होल्डर्स 24/7 कंपनी में प्रेजेंट तो नहीं रह सकते, तो ऑडिटर आके जो है वो यही तो चेक कर रहा है कि जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो लोग कंपनी को जो है सही तरीके से चला रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो जो कंपनी की ऑडिट होगी, तो ऑडिटर आके ये बताएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है, मेरा ये ओपिनियन है, या फिर प्रॉपर नहीं है, जो भी है, तो वो अपना ओपिनियन कहाँ पर जो है लिखेगा, रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में। और वो ऑडिट रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, मेंबर्स को देगा, ठीक है। ताकि मेंबर्स ये जान पाएंगे कि भाई हमारे पीठ पीछे से कहीं कंपनी में कुछ गलत तो नहीं कर रहे डायरेक्टर्स वगैरह, ठीक है। ये सब चीजें हम डिटेल में बात करते हैं जो अपना ऑडिट वाला सब्जेक्ट है वहां पे, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्वियसली बात है कंपनीज एक्ट का एक स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू ऑडिट, इसीलिए यहाँ पे जो है ये सब चीजें नहीं मेंशन्ड है। चलो अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट बनाकर किसको प्रेजेंट करेगा, कंपनी के मेंबर्स को प्रेजेंट करेगा। किस चीज की रिपोर्ट बनाएगा, उसने अकाउंट्स एग्जामिन किए होंगे, तो अकाउंट्स कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर देते हैं कि नहीं देते हैं, तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओगे। और जो मतलब बेसिकली बोला अकाउंट्स को एग्जामिन करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला कि जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे नहीं कि कैसे भी ऑडिट कर ली, ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस है।
कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है कुछ प्रोविजंस कि ऐसे ऐसे ऑडिट होगी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इन सब चीजों में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ऑडिट की ऐसे ऐसे ऑडिट होनी चाहिए, वो सब चीजें फॉलो करनी है, कंप्लाई करनी है ऑडिटर को। और इसके बाद क्या बोला है कि वो फाइनली अपना क्या एक्सप्रेस करेगा, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि अकाउंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि क्या अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है भी या नहीं है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, विच to the best of his information and knowledge that accounts of the company and financial statements of the company, ये आपका कीवर्ड है, give true and fair view, give true and fair view of the company's affairs, ठीक है। जब आप ऑडिट पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीजें, अभी ऐसा हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ये सब चीजें पढ़ रहे हो तो अभी आपको हो सकता है कि ये सब चीजें नई नई लग रही हैं, ट्रू एंड फेयर ये सब चीजें, बट जब आप ऑडिट पढ़ लोगे ना तो आपको ये चैप्टर पढ़ने की, मतलब ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑडिट में ऑलरेडी हम ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है वो बहुत बाद में आता है ऑडिट में जाके, इसीलिए अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि ऑडिटर अब जो अपने ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसमें कौन कौन से मैटर्स को इंक्लूड करेगा। ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा उसमें कौन कौन से मैटर्स को वो इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, ऑडिटर की रिपोर्ट इंक्लूड करेगी फर्स्ट वेदर ही हैज सॉट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। बेसिकली क्या बोला, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं और हमें ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते हैं, तो बेसिकली क्या बोला यहाँ पे कि उसको क्या बताना होगा, उसको ये बताना होगा कि क्या मैंने जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या एक्सप्लेनेशन है, क्या मैंने वो सब चीजें ली है या नहीं ली है, ठीक है, वो सब लिखना होगा। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, बिना इंफॉर्मेशन लिए आप कैसे अपना ओपिनियन दे सकते हो। सेकेंड क्या बोला, क्या उसके ओपिनियन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो भी है कंपनी की और जो प्रॉपर रिटर्न्स वगैरह जो भी हैं, क्या उसको मिली है भी नहीं मिली है, ठीक है। अगर उसको एक्सेस ही नहीं मिला होगा तो वो कैसे चेक करेगा। तो जितनी भी बुक्स एंड अकाउंट्स वगैरह हैं और जो प्रॉपर रिटर्न्स वगैरह हैं ऑडिट के रिगार्डिंग, तो वो उसको मिली है या नहीं मिली। और यहाँ पे ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है किसके बारे में, ब्रांचेस, कि अगर वो किसी ब्रांच में मान लो नहीं जा पाया तो ब्रांच की भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, रिटर्न्स वगैरह उसको मिलनी चाहिए, तभी तो वो चेक कर पाएगा ना, तो उसको मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट जो है, देखो क्या हो सकता है, ब्रांच ऑडिट होती है मतलब एक तो आपकी मेन जो कंपनी है उसकी ऑडिट होगी, और अगर कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस है तो उसकी ऑडिट भी होगी। तो कंपनी का जो ऑडिटर है, चाहे तो हम उसी से ही ब्रांच की ऑडिट भी करवा सकते हैं, और हम चाहे तो ब्रांच के लिए नया अलग ऑडिटर भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोला है कि अगर कंपनी की ब्रांचेस हैं और वो ब्रांचेस का अलग ऑडिटर है, कंपनी वाला ऑडिटर नहीं है, अलग से ऑडिटर है, तो उस केस में क्या बोला है कि जो ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट है, इफ प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑडिटर, अगर किसी दूसरे वाले ऑडिटर ने उसको प्रिपेयर किया है तो उसको क्या वो भेज दी गई है। अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा है, जो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट है जो किसी और ऑडिटर ने बनाई है वो कंपनी ऑडिटर को मिलनी चाहिए, उसको भेजनी है, ठीक है। तो वो उसको मिली है कि नहीं मिली है वो बताना है। अच्छा, कंपनी के बैलेंस शीट और P&L जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एग्री कर तो रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो अल्टीमेटली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ होता है वो, और अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, P&L में है, बैलेंस शीट में, वो सब चीजें मैच तो होनी चाहिए। कहीं पर कुछ लिख दिया, वो चीज मैच ही नहीं हो रही है आपके फाइनेंशियल से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्रीमेंट में है ना, मैच तो हो रहे हैं ना, वो आपको बताना है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो वो किसके अकॉर्डिंग बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाती है, और अब तो इंड एस आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाती है। तो क्या माने हैं कंपनी ने या नहीं माने वो आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या ऐसे मैटर्स जिनका कंपनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। कोई मान लो कंपनी की ऐसी पॉलिसीज वगैरह हो गई होंगी या इन्वायरमेंट में ऐसा कोई चेंज हो गया होगा जिसका गलत इम्पैक्ट, या हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर कंपनी के ऊपर पड़ रहा है तो ऑडिटर का उसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है, उसका क्या कमेंट है, वो भी आपको लिखना है। क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है डायरेक्टर्स का, वहां पर हमने बात की थी सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, जहां कंपनी की मिस्टेक होती है जिस वजह से ऑडिटर डिस्क्वालिफाई होता है, ठीक है, याद आया।
तो क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है इस सेक्शन में, वो आपको लिखना है। अच्छा, इसके अलावा ये अभी वर्ड्स पहले भी आए थे, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो मेंटेन करी है तो क्या वो सही है, कुछ गलती है उसमें, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ चीज सही नहीं है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही हैं, तो उसके लिए जो ऑडिटर है वो क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन वगैरह दे सकता है, या एकदम ही घटिया है तो वो एडवर्स रिमार्क देगा। ये सब चीजें ना भी हम पढ़ेंगे, ओपिनियन होते हैं अलग अलग टाइप के, सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ओपिनियन आएगा, ठीक ठाक है, एक दो चीजों में कमियां है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है तो अलग ओपिनियन आएगा, ठीक है, एकदम घटिया है तो अलग ओपिनियन आएगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है तो उसके ऊपर ऑडिटर का क्या रिमार्क है वो लिखना है। फिर क्या, कंपनी का एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या, और उन कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब बेसिकली जो कंपनी है, अभी जो अपना लास्ट चैप्टर था उसमें हमने बात किया है इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ठीक है, तो कंपनी में इंटरनल जो कंट्रोल है वो है क्या, वो भी कौन सा, फाइनेंशियल। देखो इंटरनल कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, इंटरनल कंट्रोल समझ गए क्या, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने लेवल पे कंट्रोल लगाती है ताकि सब कुछ सही रहे। तो फाइनेंशियल मैटर्स जो है उनको कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी ने स्टेप्स लिए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो अब ऑडिटर को ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने लेवल पे, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, और क्या वो सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें उसको लिखनी है। एंड अदर प्रेस्क्राइब मैटर्स जो कि रूल्स में मेंशन्ड है, तो ये सब जो चीजें हैं ये उसको लिखनी होंगी, ठीक है, किस में लिखनी होंगी उसको, ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी चीजें उसको लिखनी होंगी। अगेन इसमें जैसे अपना ये इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है ये अपने ऑडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें डिटेल में कहां पर आती हैं, ऑडिट में आती हैं, ठीक है, यहाँ पर कंपनीज एक्ट में हमें सब कुछ डिटेल में नहीं दे रखी है। अब इसके बाद में आ जाओ, ड्यूटी टू प्रोवाइड रीजन। देखो ऑडिटर है, उसने अपना ओपिनियन दे दिया, जैसे तुम लोगों, तुमने टेस्ट दिया, मैंने तुम्हारा जो है आंसर क्रॉस कर दिया और मैंने तुम्हें 7 में से 0 दे दिए, तो तुम मुझसे पूछोगे ना कि मैम 0 क्यों आए हैं, आपने 1 2 3 नंबर भी क्यों नहीं दिए हैं, क्या गलती है यहाँ पे, और मैं तुम्हें बोलूं मैं क्यों बताऊं क्या गलती है, गलत है, मुझे लग रहा है गलत है, तो आप पूछोगे ना कि भाई हमने क्या मिस्टेक करी है, या तो आप हमें आंसर शीट दे दो तो हम उससे मैच कर लेंगे, मतलब तुम मुझसे रीजन मांगोगे ना कि अगर मैंने तुम्हारे मार्क्स काटे हैं। तो सिमिलरली वैसे अगर ऑडिटर है और अगर वो ऑडिटर ने अपना ओपिनियन नेगेटिव दिया, मतलब कंपनी बेकार है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है कंपनी में, क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन नेगेटिव, ऐसे ओपिनियन दी हैं अगर ऑडिटर ने कि कुछ प्रॉब्लम है कंपनी में, तो उस केस में उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या प्रोवाइड करे, रीजंस भी प्रोवाइड करे, ठीक है, तो रिपोर्ट में रीजंस भी मेंशन होने चाहिए कि अगर मैंने गलत ओपिनियन, गलत एज इन कंपनी में कुछ गलतियां हैं, ठीक है, और ऑडिटर कह रहा है कि कंपनी में ये सब प्रॉब्लम्स है, तो वो अपना जो ओपिनियन है वो जो अपना ओपिनियन के साथ रीजंस भी देगा, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिक है, उसको कंप्लाई करने हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो क्या होता है कि जब कंपनी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही होती है तो कंपनी को मानने होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एस, ठीक है, और जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो ऑडिट किसके अकॉर्डिंग होती है, ऑडिट होती है ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग, तो उसको वो मानने होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद ड्यूटी टू रिपोर्ट एडिशनल मैटर्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो उसको सीजी एनएफआरए के साथ कंसल्टेशन में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसके साथ में कंसल्टेशन में कुछ कंपनी को स्पेसिफाई कर देगी और उसके लिए बोल देगी कि इस कंपनीज के केस में कुछ अलग अलग चीजें आप और मेंशन करो, तो वो भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो हम कह सकते हैं आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड चीजें हो गई। इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी फ्रॉड टू सीजी। अभी हमने जो बोर्ड रिपोर्ट वाला सेक्शन किया था, है ना, सेक्शन 134 में, वहां पर हमने बात की थी ना कि अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है कंपनी में तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो उस फ्रॉड को रिपोर्ट करे। अब सुनो, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है कंपनी में तो ऑडिटर उस फ्रॉड को रिपोर्ट करेगा टू ऑडिट कमेटी या बोर्ड। कब रिपोर्ट करेगा, अगर फ्रॉड की वैल्यू लेस देन 1 करोड़ है, और अगर फ्रॉड की वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो ये मैटर फ्रॉड के बारे में किसको रिपोर्ट करेगा, सीजी को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अब इसका प्रोसेस है, अगर फ्रॉड की वैल्यू लेस देन 1 करोड़ है तो वो सिर्फ किसको रिपोर्ट करेगा, ऑडिट कमेटी या बोर्ड को, ठीक है। अब देखो क्या बोला, प्रोसेस क्या है,
जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड की नॉलेज मिली, जैसे ही ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम पता चला कि अच्छा फ्रॉड है कंपनी में, तो जैसे उसको फ्रॉड की नॉलेज मिली, मान लो वैल्यू कितनी है 60 लाख 70 लाख, 1 करोड़ से कम है, तो वो नॉलेज मिलने के 2 दिन के अंदर अंदर किसको इंटीमेट करेगा? ऑडिट कमेटी या बोर्ड को। ठीक है, किसको इंटीमेट करेगा? ये मैटर किसको रिपोर्ट करेगा? ऑडिट कमेटी या बोर्ड को। क्या क्या चीजें बताएगा? क्या टाइप का फ्रॉड है, कितना अप्रोक्स अमाउंट है, 50 60 70 वॉट जितना भी अमाउंट है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, उसको क्या लग रहा है कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, तो ये सब चीजें वो किसको बताएगा? ऑडिट कमेटी या बोर्ड को। और अभी हमने बात की थी बोर्ड रिपोर्ट में कि ऑडिट कमेटी जो है, सॉरी बोर्ड जो है, बोर्ड क्या काम करेगा? बोर्ड रिपोर्ट में ये सब चीजों की डिटेल्स डिस्क्लोज कर देगा। वही फ्रॉड का नेचर, अप्रॉक्स अमाउंट, पार्टीज कौन कौन सी है उनका भी नाम लिखना है। अगर कोई रेमेडियल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया गया है, पार्टीज के अगेंस्ट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो पार्टीज का नाम भी लिख दो बोर्ड रिपोर्ट में। और अगर ले लिया है एक्शन, तो एक्शन क्या लिया है वो लिख दो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ हमने ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताया, सीजी को नहीं बताया बिकॉज वैल्यू कम है, तो फिर बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। अदरवाइज सीजी को बता दिया तो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जो अपना सेकंड है, अगर फ्रॉड की वैल्यू कितनी है? अगर फ्रॉड की वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस केस में अगेन देखो स्टार्टिंग का प्रोसेस तो सेम रहेगा। इसका मतलब ऑडिटर जो है सीजी को बताएगा तो सही, लेकिन डायरेक्टली सीजी के पास नहीं जाएगा, पहले वो ऑडिट कमेटी या बोर्ड के पास ही जाएगा, उनसे रिप्लाई मांगेगा और उसके बाद वो सीजी को बताएगा। देखो जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड की नॉलेज मिली, अगेन 2 दिनों के अंदर अंदर उसे मैटर रिपोर्ट करना है टू ऑडिट कमेटी या बोर्ड। ठीक है, इनको रिपोर्ट करना है और इनको रिपोर्ट करने के बाद 45 डेज का टाइम देना है, ताकि 45 डेज में ये लोग अपना रिप्लाई दे सके। भाई अगर तुम्हारी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और तुम्हें बता रहा है ऑडिटर, तो बोर्ड की भी तो ड्यूटी बनती है ना, वो भी तो कुछ रिप्लाई करेगा कि अच्छा ऐसा है, हमें तो पता ही नहीं था, या हमारा ये बोलना है इसके ऊपर, या ऐसे ऐसे हो गया, अब क्या करेंगे, तो वो भी तो अपना रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे। तो आप उनको मतलब ऑडिटर उनको बताने के बाद 45 डेज देगा। अब 45 डेज में या तो वो कोई रिप्लाई दे देंगे या वो कोई रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, अब अगर 45 डेज में उन्होंने रिप्लाई दे दिया, मान लेते हैं सिचुएशन फर्स्ट, अगर 45 डेज में उन्होंने रिप्लाई दे दिया, तो फिर अगले 15 डेज में रिप्लाई दे दिया। ठीक है, अगले 15 डेज में ऑडिटर जो है ना, वो ये चीज किसको इंटीमेट कर देगा? किसको अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा? सीजी को। ठीक है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जो है जिसमें फ्रॉड वगैरह के बारे में उसने मेंशन किया है, वो फॉरवर्ड कर देगा सीजी को, और साथ में वो ये भी बताएगा कि क्या रिप्लाई है और क्या कमेंट्स है ऑडिट कमेटी या बोर्ड के। ठीक है, और उसका मतलब ऑडिटर का क्या कमेंट है उसके ऊपर। तो अल्टीमेटली अगर बोर्ड ने या जो भी ऑडिट कमेटी ने रिप्लाई दे दिया है, तो ऑडिटर अपनी खुद की रिपोर्ट बनाकर देगा सीजी को, साथ में बोर्ड या एसी का क्या रिप्लाई आया है वो भी बताएगा, और उस ऑडिटर का क्या कमेंट है उसके ऊपर वो भी बताएगा सीजी को। कितने डेज में? 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा जो वो रिपोर्ट फाइल करेगा सीजी को, वो इलेक्ट्रॉनिकली जाएगी किस फॉर्म में? ADT4। ये एमसीक्यू में आ सकता है, किस फॉर्म में जाएगी? ADT4 में जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ऐसा भी तो हो सकता है कि गए बीते हैं बीओडी और ऑडिट कमेटी, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा उनसे, कोई जवाब ही नहीं उनके पास अब बोलने के लिए, ऐसे भी तो पॉसिबल है। तो अगर 45 डेज खत्म हो गए और बीओडी या एसी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया अगर, ठीक है, तो अगर इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो अगेन वही 15 डेज जो है, अगले 15 डेज के अंदर अंदर अब ऑडिटर खुद की रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा सीजी को, और एक नोट लिखकर दे देगा कि भाई हमने तो बताया था एसी या बोर्ड को, पर उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो वो एक नोट लिखकर दे देगा दैट नो रिप्लाई कमेंट्स रिसीव फ्रॉम एसी या बोर्ड। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, किसको रिपोर्ट करने का? सीजी को रिपोर्ट करने का। ये टाइम लिमिट्स याद रखना, पहले 2 दिन, देन अगले 45 डेज एंड देन 15 डेज। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये अमेंडमेंट है। देखो अभी हमने पढ़ा ना कि जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सीजी को देगा वो किस फॉर्म में देगा? ADT4 फॉर्म में देगा। तो अमेंडमेंट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिकली। अमेंडमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली। देखो अमेंडमेंट से पहले क्या था कि ऑडिटर को बोलते थे कि तुम फिजिकल पोस्ट करो ये किसको? रिपोर्ट सीजी को।
आजकल के जमाने में कौन ये सब करता है, आजकल सब कुछ कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है ना, तो बेचारा ऑडिटर क्यों जो है वो फिजिकल काम करता रहे, ठीक है। तो उसको भी क्या बोल दिया कि भाई तुम अभी जो है ना पोस्टल रिपोर्ट मत दो, लेटर हेड पे लिख के देना होता था उसको, तो वो सब रिक्वायरमेंट्स अभी हटा दी है। तो आपको तो यही याद रखना है कि ऑडिटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी जो है वो रिपोर्ट देगा सीजी को, किस फॉर्म में, एडीटी 4 में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, इसके बाद में क्या बोला कि ये जो सेक्शन है, अच्छा एक और चीज, ये जो अपना है ना फ्रॉड रिपोर्टिंग, इसमें सेक्शन तो अपना वही चल रहा है सेक्शन 143, पर इसका सब सेक्शन आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना ये सिर्फ और सिर्फ सब सेक्शन से भी पूछ लेता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसका आपको सब सेक्शन भी याद करना है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 इसका भी याद करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो अपना सेक्शन है 143 सब सेक्शन 12, क्या बोला, ये जो प्रोविजंस है ये सारे ऑडिटर पे एप्लीकेबल होंगे। यानी देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना सेक्शन 143, वो हम किसका पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, मतलब जो अपना सीए है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा है, ये हम उसका पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोला, ये वाला जो सेक्शन है फ्रॉड रिपोर्टिंग वाला, ये जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब सीए पे तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, इसके अलावा कॉस्ट ऑडिटर मतलब आप लोगों पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, जो कॉस्ट ऑडिट करेंगे। तो अगर आपको भी ऑडिट करते टाइम कोई फ्रॉड मिलता है तो आपको भी ऐसे ही रिपोर्ट करना है। और सीएस पे भी एप्लीकेबल होगा, जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, जो लॉ वगैरह की ऑडिट करता है, तो उस पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना, कि ये वाला सेक्शन जो है वो सारे बेसिकली सब सेक्शन ये सारे के सारे ऑडिटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, है ना, 143 सब सेक्शन 12। वरना सेक्शन 143 जो है वो किससे रिलेट करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ही रिलेट करता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में आपको पेनल्टी दे रखी है, ये मैं आपको नहीं पढ़वा रही, ये आपका होमवर्क है, आपको अपने लेवल पे इसको रीड कर लेना है, ठीक है। कि अगर आपने सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अगर सेक्शन को नहीं माना है आपने, तो क्या पेनल्टी आएगी, इसको अपने लेवल पे रीड कर लेना। ओके, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो अपना नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। नेक्स्ट क्या है अपना, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी की जो ऑडिट होगी उसके लिए क्या प्रोविजन है, देखो क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या ऐसी कोई कंपनी है जिसको अल्टीमेटली ओन या कंट्रोल कौन कर रहा है, सीजी एसजी है बोथ, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, सीएजी, सीजी नहीं है, सीएजी है। सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी कौन होता है, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, एम है, एन नहीं है, एन नहीं है, ठीक है, एम आएगा, एम फॉर मैंगो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को, ये गवर्नमेंट का ऑडिटर है बेसिकली। तो गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिट हो रही है उसमें भी जो ऑडिटर को अपॉइंट करने का काम होता है वो किसका होता है, सीएजी का ही होता है। अगेन ये सब हम पढ़ते हैं ऑडिट में, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो क्या बोला, जो अपना सीएजी है वो डायरेक्ट करेगा किस मैनर में गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट होगी, तो वही सब कुछ बताएगा कि इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी की जो अपनी ऑडिट है वो होगी। इसके बाद क्या बोला है कि ऑडिटर को जो अपॉइंट किया है सीएजी ने, तो वो जो रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट की कॉपी वो किसको सबमिट करेगा, उस रिपोर्ट की वो कॉपी सबमिट करेगा किसको, सीएजी को, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा उस रिपोर्ट में, पहला बोला है डायरेक्शंस इफ एनी इशूड बाय सीएजी, अगर सीएजी ने उसे कुछ डायरेक्शंस दिए थे कि ऐसे ऐसे ऑडिट करना, तो वो भी वो उसमें लिख देगा। क्या उसने उस डायरेक्शंस के ऊपर कोई एक्शन लिया भी है या इग्नोर मार दिया है, वो भी आपको लिखना है। और उसका क्या इम्पैक्ट है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और कंपनी के अकाउंट्स पे, वो भी आपको वहां पर लिखना होगा, ठीक है। रिपोर्ट में सब चीजें लिखनी होगी। इसके बाद देखो क्या बोला है, राइट्स ऑफ सीएजी। अब सीएजी के पास क्या राइट है, जो ऑडिटर है उसने तो अपनी रिपोर्ट बनाकर कॉपी किसको दे दी, सीएजी को। अब जो सीएजी है ना, उसको जैसे ही रिपोर्ट मिली, उसको जैसे ही रिपोर्ट मिली, वो अगले 60 डेज के अंदर अंदर, वो अगले 60 डेज के अंदर अंदर उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट है कि वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है।
मान लो उसको लग रहा है कि ठीक है, जो ऑडिटर है उसने कंपनी की ऑडिट कर ली, लेकिन कुछ कुछ एरियाज उसने मिस कर दिए, या हमें इन एरियाज में और एक बार और हम चाहते हैं कि अच्छे से ऑडिट हो जाए, तो वो एक और बार सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। किससे करवाएगा? चाहे तो वो सेम ही ऑडिटर से करवा सकता है जिसने पहले करी थी, या वो किसी दूसरे पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है कि आप कर लो, ठीक है। और उनको बोल सकता है कि एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए हमें, ठीक है, तो वो बेसिकली देनी होगी, है ना, उस पर्सन को, ताकि वो इजीली ऑडिट कर पाएगा। और साथ में क्या बोला? कमेंट अपॉन एंड सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके ऊपर कमेंट भी कर सकता है सीएजी, और सप्लीमेंट मतलब बेसिकली कुछ एडिशनल चीजें भी उसमें बता सकता है। कैसे? सप्लीमेंट्री जो ऑडिट हुई है तो वो सारी चीजें भी तो हुई होंगी ना, तो एक्स्ट्रा क्या है, सप्लीमेंट, वो भी ऐड वहां पे कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या बोला है कि जो सीएजी है, जैसे ही उसको रिपोर्ट मिली, जैसे उसको रिपोर्ट मिली, वो उसके 60 डेज के अंदर अंदर या तो क्या करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, ठीक है। और क्या बोला, वो जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट कर सकता है, या अल्टीमेटली जो सप्लीमेंट्री उसने ऑडिट करवाई है तो वो सप्लीमेंट ऐड वहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये सीएजी के पास पावर है। अच्छा, सीएजी के जो भी कमेंट्स हैं और जो सप्लीमेंट है, मतलब जो हमने सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाई है, तो वो जो एडिशनल रिपोर्ट आई होगी सप्लीमेंट्री करवाने के बाद, वो किसको भेजी जाएगी? वो हर पर्सन को देगी कंपनी जिसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज दी जाती है। मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनको कंपनी क्या भिजवाती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज वगैरह भिजवाती है, ठीक है। तो क्या बोला कि जब एक कंपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भिजवाएगी, ठीक है, मेंबर्स वगैरह को, तो साथ में सीजी के क्या कमेंट्स हैं वो भी भिजवाना है, और उन्होंने कोई सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाई है तो वो भी साथ में भिजवाना है, ठीक है। एंड एजीएम में भी मेंबर्स के सामने प्लेस होगा, मतलब भिजवाना जो है वो तो है, और मेंबर्स के सामने एजीएम में भी उसको प्लेस करना है। अब देखो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टेस्ट ऑडिट। देखो टेस्ट ऑडिट क्या बोला है कि जो सीएजी है वो ऑर्डर देके क्या करवा सकता है, टेस्ट ऑडिट भी जो है वो आपकी कंडक्ट करवा सकता है। बेसिकली टेस्ट ऑडिट में क्या होता है, स्पेसिफिक इन डेप्थ एग्जामिनेशन वो करवा सकता है किसी पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक एरिया का, ठीक है। तो वो भी बोल रखा है यहाँ पे कि सीएजी ऑर्डर देके टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है उस गवर्नमेंट कंपनी की। चलो, तो विद दिस अपना जो पूरा टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी का वो अपना यहाँ पे होता है कंप्लीट। चलो, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे जो एक टॉपिक देखना है वो क्या देखना है, राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर। अब क्या है अपना टॉपिक, कंपनी ऑडिटर के राइट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो अभी हमने सेक्शन 143 में सारी पावर्स कवर की थी, वो सारी जो पावर्स है वो राइट्स भी है, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास पावर है कोई काम करने का तो अल्टीमेटली वो राइट भी तो है आपका, ठीक है। तो जो अभी हमने वो पावर्स कवर की है वो तो आपका राइट हो ही जाएगा। उसके अलावा देखो आपके पास यहाँ पे क्या राइट अवेलेबल है, राइट टू इंस्पेक्ट branch offices and branch accounts even if separate branch auditor is appointed। जैसे आपको पता है कि अगर कोई कंपनी है और उसकी ब्रांच की ऑडिट हमें करवानी है, तो हम चाहे तो जो अपना सेम ऑडिटर है जो कंपनी की ऑडिट कर रहा है उसी से ही हम ब्रांच की भी ऑडिट करवा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो किसी दूसरे ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं ब्रांच की ऑडिट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, मान लो ब्रांच का ऑडिटर कोई सेपरेट पर्सन है और कंपनी का ऑडिटर अलग है, तो लेकिन कंपनी का जो ऑडिटर है उसके पास ये राइट है कि वो अभी भी ब्रांच की जो ऑफिसेज हैं उसके इंस्पेक्ट कर सकता है, अकाउंट्स वगैरह को चेक कर सकता है। इवन ब्रांच का कोई और ऑडिटर है फिर भी उसके पास में यहाँ पे राइट अवेलेबल रहेगा कि वो ब्रांच ऑफिसेज के जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं उनको भी इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये सेम ही चीज है जो अभी अपने सेक्शन 143 में कवर हुई है। इसके बाद देखो क्या बोला है, अब जो ब्रांच ऑडिटर है अगर वो कोई दूसरा वाला ब्रांच ऑडिटर है तो अपना जो कंपनी ऑडिटर है उसके पास राइट है कि वो उसने जो ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी वो उसको ले सकता है उससे। तो राइट टू रिसीव ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम दैट ब्रांच ऑडिटर, ये भी अपना सेम सेक्शन 143 में कवर है। देखो एक्चुअली जो ये राइट्स है ना, ये राइट्स कुछ भी नहीं है, अलग से कोई टॉपिक नहीं है। ये जो सेक्शन 143 है उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर वो राइट्स में कंबाइन कर दिया। अभी आगे जो सेक्शन है 145, 146 उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो लेकर राइट्स में डाल दिए। तो राइट्स वाला जो है ना वो एज सच अलग अलग सेक्शन से कंबाइन कर कर एक टॉपिक आपका बनाया गया है, ठीक है। देखो
इसके बाद क्या बोला है आपका, राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। हमें पता ही है कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो अल्टीमेटली वो अपनी जो रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट को साइन करना उसकी ड्यूटी भी होती है और उसका राइट भी होता है, ठीक है, वो दोनों होता है। नेक्स्ट है राइट टू हैव ऑडिट रिपोर्ट रेड एट एजीएम। अच्छा, अब देखो जो स्टार्टिंग के 3 थे वो तो सारे सेक्शन 143 में उसके राइट्स गिवन है। इसके बाद जो ये राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट है ये सेक्शन 145 में गिवन है, ठीक है, मतलब सेक्शन 145 बोलता है कि ऑडिटर के पास राइट है टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 145 में एक और उसे राइट गिवन है, क्या चीज, कि जो उसके ऑडिट रिपोर्ट है, जो ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, उसके पास में क्या राइट है कि वो जब एजीएम में जाएगा तो वो बोल सकता है कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट को ये एजीएम में रीड आउट करो मेंबर्स के सामने, ठीक है, तो वो उसका राइट है, वो बोलेगा। अच्छा, स्पेशली अगर ऐसे वाले उसके ओपिनियंस आते हैं जहां पे कंपनी से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में तो वो स्पेशली जो है वो रिपोर्ट रीड करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, यानी जब उसका क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन है, ठीक है, जब उसके इस टाइप के ओपिनियंस है तब तो वो स्पेशली बोल सकता है कि मेरी रिपोर्ट को मेंबर्स के सामने रीड आउट करो। इसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट अपना सेक्शन 146 है, उसमें एक राइट क्या गिवन है, राइट टू रिसीव नोटिसेज एंड अटेंड जनरल मीटिंग। देखो कंपनी में जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, तो वहां पे भी ऑडिटर जाता है, आपको पता है। अब उसको अगेन क्या सपने आएंगे क्या कि इस दिन इस डेट पे यहाँ पे इस जगह पे मीटिंग है, नहीं, उसको नोटिस भिजवाएगी कंपनी, और कंपनी जो है वो उसको नोटिस ऐसे नहीं कर सकती हमारी मर्जी है हम नहीं भेज रहे, नहीं, उसके पास राइट है। यहाँ पे क्या बोला, ऑडिटर के पास में राइट है कि उसको नोटिस मिलेगा ही मिलेगा जनरल मीटिंग का, और वो जाकर मीटिंग को अटेंड कर सकता है। तो राइट टू रिसीव नोटिस भी है और राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग भी है। अच्छा, अब वो चाहे तो मीटिंग में खुद से भी जा सकता है। अच्छा, मान लो वो बिजी है, अगर उसके पास टाइम नहीं है, जो भी है, तो वो अगर खुद मीटिंग में नहीं जाता है तो वो अपने बिहाफ पर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है जिसको उसने ऑथराइज किया है कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ बट तुम चले जाओ। अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा वो भी कोई ऐरा गैरा पर्सन नहीं होना चाहिए, किसी पियोन को भेज दिया, नहीं, वो जिस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा वो पर्सन भी क्वालिफाइड होना चाहिए टू बिकम एन ऑडिटर। इसका मतलब वो जिस पर्सन को ऑथराइज करेगा वो पर्सन भी प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए, ठीक है, ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। तो ऐसे ही पर्सन को आपको ऑथराइज करना है, बिकॉज मेंबर्स के सामने यार कोई ऐरा गैरा पर्सन थोड़ी भेज दोगे, वो क्या समझा पाएगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्या राइट है, राइट टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग, यानी अगर वो अपनी कोई बात मेंबर्स के सामने रखना चाहता है तो उसको ये नहीं बोला जाएगा चुप करके कोने में बैठ जाओ, ठीक है, नहीं, वो अपनी बात मेंबर्स के सामने रखेगा और यहाँ पे उसके पास राइट टू बी हर्ड है, यानी उसकी बात मीटिंग में सुनी जाएगी। कोई उसको ये नहीं बोल सकता है कि हम तेरी बात नहीं सुन रहे, चुपचाप बैठ। इसके बाद क्या बोला है, एसी मीटिंग्स। एसी मीटिंग्स कौन सी होती है, जहाँ पे एसी लगा हुआ होता है क्या, नहीं, एसी मीटिंग्स यहाँ पे है ऑडिट कमिटी मीटिंग्स, यानी अगर ऑडिट कमिटी की मीटिंग्स हो रही है तो उसमें भी राइट है ऑडिटर के पास में कि वो ऑडिट कमिटी की मीटिंग्स भी अटेंड कर सकता है, ठीक है, और वहां पे भी उसके पास राइट टू बी हर्ड है, यानी वहां पे उन मीटिंग्स में भी वो अपनी बात जो है वो बोलेगा, लेकिन वहां पे उसके पास राइट टू वोट, ऑब्वियस सी बात है, राइट टू वोट तो मेंबर्स को ही मिलता है। तो ऑडिट कमेटी मीटिंग्स में मेंबर कौन है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, हम जानते हैं ना कि जो कमिटीज वगैरह अपनी होती हैं उसमें डायरेक्टर्स ही तो होते हैं मेंबर्स, तो ऑडिट कमेटी में भी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें से ही कुछ डायरेक्टर्स उस कमेटी के मेंबर बने होंगे, है ना। तो क्या बोला है इस केस में कि जो मेंबर हैं ऑडिट कमेटी के, वोटिंग वही कर सकते हैं, ऑडिटर अटेंड कर सकता है मीटिंग को, ऑडिटर के पास में यहाँ पे राइट टू बी हर्ड है, अपनी बात बोल सकता है वहां पे जाके, लेकिन क्या वो राइट टू वोट कर सकता है, नहीं, ठीक है, राइट टू वोट नहीं है उसके पास में। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या बोला है, लास्ट राइट क्या है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। लास्ट उसका राइट क्या है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब अगर ऑडिटर के ऊपर मान लो कंपनी ने कोई केस वेस कर दिया कि आप नेग्लिजेंस कर रहे थे, आपने ढंग से ऑडिट वगैरह नहीं की थी, अब ऑडिटर को ऑब्वियस सी बात है अपने केस को डिफेंड करना होगा, तो उसके जो भी लीगल चार्जेस वगैरह लगे होंगे उस केस को डिफेंड करने में, और मान लो आगे जाके ऑडिटर जीत जाता है, अगर वो केस को डिफेंड करता है और ऑडिटर वो केस को जीत जाता है तो उसका खर्चा तो फालतू आ गया ना, मतलब वो सही था फिर भी उसके ऊपर आपने केस कर दिया, उसके खर्चे आ गए। तो अगर ऐसा है तो अगर केस ऑडिटर के फेवर में जाता है तो जो भी उसके खर्चे आए थे, जो कि उसने
खुद से बियर करे थे, अभी वो सही है तो वो खर्चे वो किससे रियम्बर्स करवा लेगा, किससे इंडेमनिफाई करवा लेगा, कंपनी से। तो इसके पास राइट टू बी इंडेमनिफाइड है फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम टू डिफेंड हिमसेल्फ इन एनी सूट, सूट मतलब केस, जो कि कंपनी ने उसके ऊपर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास सारे क्या हो गए, अपने पास सारे हो गए राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर। इसके बाद में हम लोग आते हैं एक अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या टॉपिक है, लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, यानी राइट्स के अलावा। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको पावर्स दे दी, हमने आपको राइट्स दे दिए, अब अगर आप उल्टे फुल्टे काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर लाइबिलिटीज भी आ जाएगी। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या बोला है, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज जो कि किसी एक्ट के अंडर आ रही है, और एक है कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज, कौन सी एक्ट के अंडर उसके ऊपर लाइबिलिटीज आएंगी, पहले तो वही अपना कंपनीज एक्ट, ऑब्वियस सी बात है, और अदर एक्ट्स में भी लाइबिलिटी आएगी। सबसे पहले कंपनीज एक्ट में भी सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी, दो टाइप की लाइबिलिटी है, बहुत सारी, एक हम कह सकते हैं हिरार्की बन गई, चेन बन गई। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, और उसमें भी हम दो पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट में भी कौन सी दो है, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है कि अगर ऑडिटर है, ठीक है, अगर ऑडिटर है और ऑडिटर की वजह से उसने कुछ मान लो झूठ बोल दिया, या उसने कुछ गलत कर दिया, या उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसकी गलती की वजह से सामने वाले को जो भी लॉस हुआ है तो उसको वो लॉस कॉम्पनसेट करके देना होता है, वो तो सिविल लाइबिलिटी में आ जाएगा। और क्रिमिनल लाइबिलिटी, उसने फ्रॉड वगैरह किया है, उसने गलत करा है, उसने मिसस्टेटमेंट किया है, कुछ उसने उल्टी फुल्टी चीजें की है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट, फाइन, ये सब चीजें आ जाएगी। तो सिविल लाइबिलिटी में तो क्या करना होता है, आपकी वजह से सामने वाले को जो भी लॉस हुआ है आप उसको कॉम्पनसेट करके दोगे। क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट, पेनल्टी, फाइन वगैरह जो है वो सब आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, उसका भी फर्स्ट है अपना सिविल लाइबिलिटी। अब उसके ऊपर दो केसेस में सिविल लाइबिलिटी आएगी। पहला आपका क्या आएगा, मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगेन ये वाला टॉपिक हमने लॉ में ऑलरेडी कवर कर रखा है, मैंने आपको कहा है कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लॉ में और ऑडिट में कॉमन है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, तो वहां पर हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिविल लाइबिलिटी भी आती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सेम है, देखो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी को इशू लेकर आती है, कंपनी पब्लिक से उसको पैसा रेज करना होता है, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है पब्लिक को, है ना। प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, शेयर सब्सक्राइब करने हैं या नहीं करने, इस तरीके से। अब प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसके बेसिस पे ही तो आप ट्रस्ट करोगे कंपनी के ऊपर। मान लो प्रोस्पेक्टस में ही कुछ गलत चीज लिखी हुई हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ओमिट कर रखी है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्किप कर रखी हैं, तो आप एक तरीके से सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो ना। तो अगर ऑडिटर ने ऐसा किया है तो उसके ऊपर सिविल लाइबिलिटी आ जाएगी। देखो कैसे, ऑडिटर लाइबल मान लिया जाएगा अगर इन्वेस्टर, मतलब कोई भी पर्सन जो प्रोस्पेक्टस को पढ़कर कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर रहा है, अगर वो पर्सन का लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है, क्योंकि उसने प्रोस्पेक्टस पढ़ी और प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट था, यानी जो चीज जैसे लिखनी चाहिए थी वो आपने गलत, स्टेटमेंट का उल्टा, मिस स्टेटमेंट, यानी आपने किसी स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, आपने झूठ बोला, ठीक है, आपने बातें जो है वो ओमिट कर दी, स्किप कर दी कोई चीजें लिखना, या आपने मिसलीडिंग मैटर डाल दिया, झूठ झूठ बोल दिया, कंपनी का इंटेंशन कुछ और था, आपने लिख कुछ और दिया इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कि आओ और पैसा लगाओ। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ किया है, ऑडिटर ने यहाँ पे क्या किया, वो स्टेटमेंट दिया है, या अगर डायरेक्टर्स ने दिया है और उसका अप्रूवल ऑडिटर ने किया है, मतलब कंपनी की जो कंपनी की प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में कोई मिसस्टेटमेंट है, कोई मिसलीडिंग मैटर है, या इंपॉर्टेंट बातों का ओमिशन है, और ऑडिटर जो है वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, वो खुद वो स्टेटमेंट दे रहा है या फिर डायरेक्टर्स दे रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो उसको अप्रूव कर रहा है, और उसकी वजह से अगर किसी पर्सन का लॉस हो जाता है, क्योंकि उसने तो प्रोस्पेक्टस को ट्रस्ट करके सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया है, तो अगर ऐसा होता है तो ऑडिटर लाइबल होगा, उसको कॉम्पनसेट वगैरह करेगा वो। और सेकंड है मिसफीजेंस। मिसफीजेंस का बेसिकली मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना, कि आपकी जो ड्यूटीज बनती थी, ठीक है,
वो आपने जो है वो नहीं पूरी करी। देखो क्या बोला है इसमें, सेक्शन 340 में हमें गिवन है, यहाँ पे ऑडिटर लाइबल होगा जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, यानी ये वाला जो सेक्शन है वो लिक्विडेशन में ही काम आ रहा है, ठीक है। तो ऑडिटर लाइबल होगा जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब जब कंपनी एक तरीके से आप मानो वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है। तो अगर उस टाइम पे जो है क्या बोला, ऑडिटर लाइबल होगा अगर उसने मिसयूज करा या रॉन्गफुली रिटेन किया कंपनी की मनी या प्रॉपर्टी। आपको पता है कंपनी की जो मनी है या कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, असेट्स है, उसको यूज करके हम कंपनी की सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, और कोई पैसा अगर बच जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, सरप्लस पैसे को जो है वो हम शेयर होल्डर्स, ओनर्स को दे देते हैं। मान लो ऑडिटर डायरेक्टर्स के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है, किस तरीके से हरकतें कर रहा है, कंपनी का पैसा, कंपनी की प्रॉपर्टी को वो खुद यूज कर लेता है, ठीक है, वो खुद यहाँ पे छुपा लेता है ताकि कंपनी की प्रॉपर्टी यूज ना हो पाए लाइबिलिटीज पे करने के लिए, यहाँ पे वो ना मिल पाए शेयर होल्डर्स को। तो अगेन वो गलत है ना, ऑब्वियस सी बात है। या फिर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भाई, ठीक है, यानी नेग्लिजेंस, लापरवाही कर रहा है, शेयर होल्डर्स ने उसको ट्रस्ट करके कुछ चीज करने को बोली थी, या लॉ ने उसको ट्रस्ट करके कोई चीज करने को, कोई स्टेटमेंट देने को बोला है, वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, और उसकी वजह से अगेन लॉस हो रहा है ना लोगों को, तो यहाँ पे भी वो लाइबल हो जाएगा। तो ये दो केसेस है सिविल लाइबिलिटी के। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, जो अपना सेकंड है क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट तो अपना वही है, मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34, यानी मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में आपके ऊपर दो लाइबिलिटी आ रही है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई गलत स्टेटमेंट दिया तो एक तो जिस पर्सन का आपकी वजह से लॉस हुआ है, आप उसको तो कॉम्पनसेट करने के लिए लाइबल हो ही, और आपके ऊपर पनिशमेंट भी आएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आएगी, ठीक है। तो अगर ऑडिटर ने इशू किया मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब वही ये वाली सारी चीज, अगर इसमें से ऐसा कुछ किया तो यहाँ पे तो वो लाइबल है ही, और ऑल्सो वो लाइबल है अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है फ्रॉड से, यानी अगर कोई पर्सन इंटेंशनली सामने वाले को चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है उसके साथ में, तो सेक्शन 447 अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखो उसमें फ्रॉड की पनिशमेंट हमें दे रखी है। अब ये थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है, पनिशमेंट क्या है। नॉर्मली हम पेनल्टीज वगैरह याद नहीं करते हैं, बट ये वाली आपको याद करनी है, ठीक है, पूछ सकता है। देखो क्या बोला है, फ्रॉड की पनिशमेंट हमें सेक्शन 447 में गिवन है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है अगर आपने 10 रुपए का फ्रॉड किया, ठीक है, और एक तरफ आपने 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया, मुझे बताओ कि ज्यादा पनिशमेंट कहां पर आनी चाहिए, 10 रुपए में या 5 लाख रुपए में? ऑब्वियस सी बात है 5 लाख रुपए में। तो यहां पर भी हमें लिमिट्स गिवन है, अगर आप कम वैल्यू का फ्रॉड करोगे तो आपके ऊपर कम पनिशमेंट आएगी, अगर आप ज्यादा वैल्यू का फ्रॉड करोगे तो ज्यादा पनिशमेंट आएगी। यहाँ पे ज्यादा वैल्यू का फ्रॉड है तो पनिशमेंट ज्यादा है, यहाँ पे कम वैल्यू का फ्रॉड है तो पनिशमेंट कम है। अब सुनना, वैल्यू कितनी है, लिमिट कितनी है, लिमिट गिवन है ना, लिमिट के कम कम करोगे फ्रॉड तो कम पनिशमेंट है, और लिमिट से एक्सीड करके या लिमिट जितनी है उतना फ्रॉड करोगे तो ज्यादा पनिशमेंट है। अब लिमिट कितनी है, देखो लिमिट बोला है एटलीस्ट, यानी कम से कम कितना फ्रॉड किया है आपने, 10 लाख रुपए, या फिर 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, यानी यहाँ पे क्या बोला है कि जो दोनों में से लोअर है वो आपकी लिमिट है, तो 10 लाख रुपए या फिर टर्नओवर का 1%। तो कंपनी का जितना भी टर्नओवर बनता है, ठीक है, उसका 1% ले लो। मान लो टर्नओवर का हमने 1% निकाला और 1% निकल कर आया 5 लाख रुपए, ठीक है, तो 10 लाख और 5 लाख दोनों में से लोअर कौन सा है, 5 लाख, तो लिमिट कितने की हो गई आपकी, 5 लाख की। यानी अगर आपने 5 लाख, एटलीस्ट 5 लाख का फ्रॉड किया या फिर उससे ज्यादा का किया ऑफ कोर्स, तो 5 लाख या उससे ज्यादा का अगर आपने फ्रॉड किया तो ये वाली पनिशमेंट आ जाएगी। और अगर आपकी लिमिट कितनी है, 5 लाख, अगर आपने लिमिट से कम का फ्रॉड किया, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट लिमिट का, इतनी लिमिट का फ्रॉड किया, और सेकंड वाले में क्या बोला है कि आपने लिमिट से कम का फ्रॉड किया, लिमिट तो सेम ही है ना, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, लिमिट तो वही है, वो लिमिट से कम का फ्रॉड किया। अब ये 5 लाख जो है वो 5 लाख मत लिख के आना एग्जाम में, समझ आ रही है बात, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, ये लिमिट तो अलग अलग होगी क्योंकि टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। मान लो कंपनी का टर्नओवर है और उसका हमने 1% निकाला, और टर्नओवर का 1% निकालकर अगर 80 लाख रुपए आ गया, टर्नओवर का हमने 1% निकाला तो 80 लाख रुपए आ गया, तो अब 10 और 80 दोनों में से लोअर कौन सा है, 10 लाख, तो अब लिमिट कितनी हो गई, 10 लाख, ठीक है। अब इतनी मेरे अकॉर्डिंग आपसे कैलकुलेशन अभी तो ये नहीं पूछेगा, फाइनल में फिर भी आ सकता है ये टॉपिक, बट अभी तो आप ये मानो कि आपको ये लिखना होगा डायरेक्टली। तो आपकी लिमिट जो है, जो भी आपकी लिमिट है,
अगर आपने ऐसे कैलकुलेट कर ली लिमिट, अगर आपने वो लिमिट या उससे ज्यादा का फ्रॉड किया तो ये वाली पनिशमेंट आएगी, अगर आपने वो लिमिट से कम का फ्रॉड किया तो ये वाली पनिशमेंट आएगी। समझ आई बात? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर आपने लिमिट या उससे ज्यादा का फ्रॉड किया तो पनिशमेंट देखो क्या है। पनिशमेंट में है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, यानी कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी आएगी और साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। दोनों चीजें आ रही है एक साथ बिकॉज वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब देखो इम्प्रिजनमेंट कितना है, मिनिमम 6 मंथ्स। इम्प्रिजनमेंट कितना है, मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 10 साल। तो इसका मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आप फ्रॉड करते हो तो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा फ्रॉड किया है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसका मतलब यहाँ पे आप कोई ऐसा फ्रॉड कर रहे हो जिससे पब्लिक एट लार्ज का लॉस हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो रहा है, तो उस केस में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है आपकी 6 महीने नहीं होगी, 3 साल होगी। बात समझ आई? नॉर्मल केसेस में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी है आपकी, 6 महीने, पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम आपकी कितनी हो जाएगी, 3 साल। ठीक है, और फाइन कितना आएगा, मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, यानी मिनिमम फाइन कितना है, जितना का आपने फ्रॉड किया है। अगर आपने 5 लाख का फ्रॉड किया है तो मिनिमम कितना हो गया, 5 लाख। अगर आपने 10 लाख का फ्रॉड किया तो मिनिमम कितना हो गया फाइन का अमाउंट, 10 लाख। और मैक्सिमम कितना जाएगा, 3 टाइम्स। यानी अगर मिनिमम जो है आपका वो तो कितना है फ्रॉड का अमाउंट, जैसे ये 5 लाख है तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अगर आपने क्या बोला है यहाँ पे, लेस देन, यानी जो आपकी लिमिट है, लिमिट से कम का आपने फ्रॉड किया तो उस केस में क्या बोला है कि आपके ऊपर पनिशमेंट जो आएगी वो और में आएगी। अच्छा, एक और चीज है, पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तो वो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक एट लार्ज का जो है उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो तो पनिशमेंट ज्यादा वाली ही आएगी, तो ये वाली पनिशमेंट में आप जाओगे। बट अगर कम लिमिट है और पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है तो पनिशमेंट भी कम आएगी। तो क्या बोला तब, पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड टू 5 years, मतलब मिनिमम नहीं दी हुई है, मैक्सिमम 5 साल जा सकती है, और फाइन मतलब दोनों साथ में आ भी सकते नहीं भी आ सकते, यहाँ तो दोनों आएंगे एंड था, बट यहाँ पे और है, इम्प्रिजनमेंट भी आ सकता है, सिर्फ फाइन भी आ सकता है, सिर्फ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम दे रखा है पे फाइन का भी 50 लाख रुपए, और बोथ दोनों भी आ सकते हैं, यानी ओनली इम्प्रिजनमेंट भी आ सकता है, ओनली फाइन भी आ सकता है, बोथ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 447 की पनिशमेंट हो गई। चलो, ये तो हो गया फर्स्ट, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब आ जाओ क्रिमिनल लायबिलिटी का सेकंड। अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, कौन से सेक्शन, 139, 144, 145 का। अच्छा, ये जो सेक्शंस हैं, 139 तो अपना अपॉइंटमेंट का था जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, 144 भी हमने कवर कर लिया था, नॉन ऑडिट सर्विसेज जो आपको नहीं देनी अगर आप ऑडिटर हो तो, और सेक्शन 145 अपना अभी जो ऊपर हमने राइट्स वगैरह पढ़े, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, है ना। तो अगर आपने इनका नॉन कंप्लायंस किया तो फिर आपके ऊपर प्रेस्क्राइब पेनल्टी आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें जितने भी बाकी है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रिमिनल लायबिलिटी है तो आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट आएगा, फाइन आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है आप हर जो है पेनल्टी को याद नहीं कर पाओगे बिकॉज इतनी सारी है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए यहाँ पे मैंने जो है क्या लिख दिया, प्रेस्क्राइब पेनल्टी। अगर आपको लगता है आप याद कर सकते हो तो जो आपकी बुक है, मैं आपको जो बुक दूंगी वो बुक में मेंशन्ड है, अगर आपको याद हो जाती है तो आप वहां से पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होती है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख देना, पेनल्टी एज प्रेस्क्राइब, बात खत्म। 447 मैंने आपको पढ़ा दिया, मतलब वो याद करना है, बाकी सब में आप प्रेस्क्राइब लिख सकते हो। चलो, इसके बाद एक तो क्या बोला, पेनल्टी आएगी जो आएगी, दूसरा आपको जो कंपनी ने रेम्यूनरेशन दिया होगा वो आपको वापस से रिटर्न करना है, यानी अगर आप ये वाले सेक्शंस नहीं मानते हो तो जो भी आपकी पेनल्टी है वो तो आएगी आएगी। इसके अलावा जो कंपनी ने आपको रेम्यूनरेशन पे किया है, फीस पे करी है ऑडिट वगैरह की, वो वापस करनी होगी, और आपकी वजह से कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर, अथॉरिटीज, इनको जो भी डैमेज हुआ है आपको वो पे करना होगा। और अगर फर्म है, जैसे हमें बताया ना कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, तो अगर ऑडिट फर्म है तो फर्म और पार्टनर्स दोनों लायबल होंगे, ज्वाइंटली भी और सेवरली मतलब इंडिविजुअली भी। नेक्स्ट है थर्ड, क्या देखो, रिफ्यूजल या फेलियर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स विदाउट एनी कॉज, यानी मान लो कोई अथॉरिटी वगैरह है, ठीक है, जैसे आरओसी वगैरह हो गया या कोई कंपनी में इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा है तो वहां पे कोई अथॉरिटी हो गई, वो अगर आके आपसे
कोई डॉक्यूमेंट मांगती है या कुछ आपसे बोलती है ये हमें एक्सप्लेन करो, तो आप तो ऑडिटर हो, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आप उनको मना कर देते हो या आप उनको डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है गलत है। अथॉरिटीज को, इंस्पेक्टर को आप डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दे रहे हो, या वो आपको बोल रही हैं कि इतने बजे हमारे सामने प्रेजेंट होना, हमें आपसे कुछ पूछना है, तो आप उनके सामने अपेयर नहीं हो रहे हो, अगेन प्रेस्क्राइब पनिशमेंट आपके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपने फ्रॉड किया ऐसी कंपनी में जिसका वाइंडिंग अप चल रहा है, मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो उसकी भी पनिशमेंट है, ठीक है। पनिशमेंट है फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, सेक्शन 448 है कि सेक्शन 448 क्या बोलता है कि अगर जो ऑडिटर है वो डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, कहां पर दे रहा है, किसी भी रिटर्न में, किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी सर्टिफिकेट में, इवन प्रोस्पेक्टस में जानबूझकर गलत स्टेटमेंट दे रहा है, जो चीज सही है वो नहीं बताकर उल्टा फुल्टा कुछ बोल रहा है, मैनिपुलेट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जो भी है, या डेलिबरेटली ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट, यानी कि उल्टी बातें बोल रहा है और जो सही इंपॉर्टेंट बातें, फैक्ट्स बताने चाहिए वो नहीं बता रहा है, तो अगर इसमें से कुछ किया तो भी ऑडिटर लाइबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। 447 की पनिशमेंट अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। और लास्ट है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, यानी अगर ऑडिटर ने जानबूझकर फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस किया, जानबूझकर गलत एविडेंस दिया, झूठ बोला, सच छुपाया, तो अगेन वो लायबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारे लाइबिलिटीज हैं, मैंने यहाँ पे अगेन जो पनिशमेंट वगैरह है वो इंक्लूड नहीं करी है, बेटर है आप भी स्किप कर दो। अगर आपको लगता है नहीं हमें याद करके जाना है, बुक रेफर कर लो। चलो, अच्छा ये तो अपना कौन सा वाला हो गया, यहाँ पे हमने कंपनीज एक्ट वाला कवर कर लिया। अब अपना कौन सा है, अदर एक्ट्स। अब अदर एक्ट्स तो बहुत सिंपल सिंपल है, बस आपको एक्ट के नाम याद करने। इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि अभी हम स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो जो अपनी सीए वाली एक्ट है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट है और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। एक बात बताओ, अगर ऑडिटर जो है जानबूझकर क्या कर रहा है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, कोई फॉल्स अकाउंट्स दे रहा है, ठीक है, विद रिगार्ड टू इनकम चार्जेबल टू टैक्स, इसका मतलब जो अपनी हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं जिसके ऊपर अपना टैक्स वगैरह लगता है, अगर उससे रिलेटेड ऑडिटर ने कोई झूठ बात बोली है तो लायबिलिटी आ जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सीए एक्ट में क्या लायबिलिटी है, सीए एक्ट में देखो यहाँ पे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 गिवन है, ठीक है, उसमें अलग अलग बातें बताई हुई है कि अगर आप एक सीए हो तो आपको क्या करना होगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करना होगा, मतलब बहुत सारी चीजें बताई हुई है कि आपको ऐसे ऐसे बिहेव करना है और ऐसे ऐसे बिहेव नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा लॉ में हमने बात की है कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। अब अगर आप वो नहीं मानते हो तो पनिशमेंट दे रखी है, तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी आ जाएगी। ये अभी अपने सिलेबस में नहीं है, ये फाइनल में आता है आपके लिए भी है। जो सीएमए होते हैं वो भी अगर उल्टे फुल्टे काम करते हैं, प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर आपकी जो एक्ट है, ठीक है, उसमें भी लायबिलिटी है। बट ये अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो बस आपको ये नाम याद करना है कि आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की लायबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की लायबिलिटी तब आएगी जब आप इन वाली कंपनीज की ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने जानबूझकर, वही सेम है, दोनों में सेम है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया किसी भी रिटर्न में या रिपोर्ट में, या मटेरियल फैक्ट को ओमिट किया, तो इन वाली एक्ट्स में लायबिलिटी आ जाएगी। तो ऑब्वियस है अगर आप यहाँ पे इन वाली कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी की, बैंक की ऑडिट कर रहे हो तो आपके ऊपर वहां लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और सेकेंड अपना क्या था, एक तो अपना स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज था, ठीक है, और सेकेंड अपना क्या था, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का मतलब है कौन सी वाली एक्ट में लायबिलिटी आपके पास आएगी, ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अभी हमने कंप्लीट किया है लॉ में, है ना। तो जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर आ जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, देखो, क्योंकि ऑडिटर जो है और जो अपना क्लाइंट है, मतलब कंपनी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है। अगर आपने अपॉइंट किया है ऑडिटर को, तो क्या होता है, एक एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, ठीक है, जैसे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये दो पार्टीज हो गई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब एक्ट में तो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई हैं, इसके अलावा एडिशनल राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज लिखी जा सकती हैं जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है उस पे। अब अगर ऑडिटर ने उसका ब्रीच किया, तो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाएगी, है ना। तो जो ऑडिटर की ड्यूटीज हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, अगर वो उसका ब्रीच करता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लायबल हो जाएगा। इसके अलावा जैसे भाई ये ब्रीच करता है, नेग्लिजेंस, लापरवाही करता है,
कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर देता है, तो ये सब चीजों में भी लाइबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये अभी हमने क्या कवर कर लिया, ये अभी हमने कवर कर लिया सारा कि उसकी लाइबिलिटी कब कब आएगी। ठीक है, तो अपना क्या क्या हो गया, पावर्स हो गया, ड्यूटीज हो गया, राइट्स हो गया, एंड देन लाइबिलिटीज हो गया ऑफ कंपनी ऑडिटर। चलो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले हमने क्या कवर कर लिया था, सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया था कवर पूरा स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब आप जो चैप्टर की हेडिंग देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना सेकेंड टॉपिक रहता है वो अपना टॉपिक क्या रहता है, ब्रांच ऑडिट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, ब्रांच ऑडिट के बारे में, देखो हमने बात की थी कि जो कंपनी है, कंपनी की जो ब्रांच होगी तो उसका ऑडिटर जो है वो कंपनी का जो सेम ऑडिटर है वो भी उस ब्रांच की ऑडिट कर सकता है, और अगर लगता है नहीं हम किसी और ऑडिटर से भी उस ब्रांच की ऑडिट करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अगर कंपनी है और उस कंपनी की ब्रांच कहाँ पर है, इंडिया में, ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है, इंडिया में, तो उस कंपनी के जो अकाउंट्स होंगे उसको या तो कौन ऑडिट करेगा, वही अभी जो हमने बात करी, या तो जो कंपनी का ऑडिटर है, ठीक है, वो ऑडिट कर सकता है, या फिर कौन ऑडिटर, एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहा है कि या तो कंपनी वाला ऑडिटर सेम ही ऑडिटर जो है वो ब्रांच की भी ऑडिट कर सकता है, या आप किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो एज ऑडिटर। अब वो दूसरा पर्सन में ऐसे नहीं कोई एरा गैरा उठ के आ गया, दूसरा पर्सन भी तो वही होना चाहिए ना जो क्वालिफाइड हो, जैसे हम लोग बात करते हैं पीसीए, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो, तो वही ऑडिट कर पाएगा। तो सेम भी हो सकता है कंपनी ऑडिटर वाला, और डिफरेंट हम किसी पर्सन से भी ब्रांच की ऑडिट करवा सकते हैं जो कि क्वालिफाइड है टू बिकम ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला है, अगर जो ब्रांच ऑफिस है वो कहाँ पर है, इंडिया के बाहर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अपना जो ब्रांच ऑफिस है वो इंडिया में है, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो अपना ब्रांच ऑफिस है अगर वो इंडिया के बाहर है तो उस केस में क्या बोला, तब उस ब्रांच ऑफिस की ऑडिट या तो कौन करेगा, जो कंपनी का ऑडिटर है आप उसी से भी करवा सकते हो, या फिर आप अकाउंटेंट से करवा सकते हो, या फिर क्या बोला, एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद लॉज ऑफ दैट कंट्री। यानी जिस कंट्री में वो ब्रांच ऑफिस है उस कंट्री की जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन क्वालिफाइड है टू बिकम ऑडिटर उससे भी आप करवा सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या बोला है, जो ड्यूटीज है और जो पावर्स है ब्रांच ऑडिटर की वो सेम होंगी, किसके जैसी होंगी, जो कि किसकी होती है, कंपनी ऑडिटर। तो जो अपन ने ऊपर पढ़ी है सारी ड्यूटी सारे पावर्स वो कंपनी ऑडिटर वाले ही सेम टू सेम किसकी हो जाएंगी, ब्रांच ऑडिटर की भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़ा ही था कि जो ब्रांच ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा ऑडिट करने के बाद में, एंड देन वो रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, जो कंपनी का ऑडिटर है, कंपनी का जो मेन ऑडिटर है वो रिपोर्ट उसको भेजी जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर अभी अपन ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 किया था फ्रॉड रिपोर्टिंग वाला, उसके प्रोविजंस ऑल्सो ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी जब एक ब्रांच ऑडिटर ब्रांच ऑडिट कर रहा होगा और अगर उसे अपनी ब्रांच में दिखता है कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उसे भी इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट हो गया, ब्रांच ऑडिट। चलो अब इसके बाद में आ जाओ जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी, जॉइंट ऑडिट। ठीक है, अच्छा अपना कौन कौन सा हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, ब्रांच ऑडिट हो गया, अब इसके बाद में अपना क्या आता है, जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट नाम से ही क्लियर है, यानी एक कंपनी या एक क्लाइंट जो भी है उसकी ऑडिट जो है वो एक से ज्यादा ऑडिटर कर रहे हैं, यानी 2 या 3 या 4 ऑडिटर मिलकर एक ही कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट ऑडिट। तो क्या बोला, ऑडिट ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही कंपनी है बट उसकी ऑडिट कर रहे हैं मोर देन 1 ऑडिटर। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स भी होंगे कुछ कुछ, इसके डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस भी होंगे कुछ कुछ, तो वो हमें देखना होगा। जैसे देखो अगर कोई कंपनी चाहती है तो वो जैसे नॉर्मली ये जो है छोटी मोटी कंपनीज तो नहीं करवाएंगी, बस वैसे ही पैसों की कमी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जॉइंट ऑडिट कौन सी कंपनी करवाएगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। ठीक है, अब उनको देखो ये लग सकता है कि भाई इतनी सारी जो है हमारे ऑपरेशंस हैं तो अगर एक ही ऑडिटर आएगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम करवा सकते हैं जॉइंट ऑडिट। या इसके अलावा अगर उनको लगता है कि हम चाहते हैं कि हमें अलग अलग ऑडिटर्स की एक्सपर्टीज मिले, कि भाई एक बंदा मान लो ऑडिटर अगर आया
उससे कुछ चीजें स्किप ना हो जाएं, ठीक है, तो हमें ज्यादा ऑडिटर चाहिए। तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। फ्रॉड्स एंड एरर्स जो है वो हम जो है जितने ज्यादा पॉसिबल लोग हैं तो उतना ज्यादा वो फ्रॉड्स और एरर्स ढूंढने में हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से बेनिफिट्स भी होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी होंगे, फीस ज्यादा आएगी, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, उनके बीच में आपस में कलेश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी हमें यहाँ पे देखनी है। देखो, तो बेनिफिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला, अगर जॉइंट ऑडिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल ऑडिटर का वर्कलोड कम होगा, तो क्विकली ऑडिट हो जाएगी। एक अकेला करता तो टाइम लगता ज्यादा, ठीक है। अब जो 3-4 ऑडिटर हैं वो मिलकर करेंगे तो टाइम लगेगा कम। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही ऑडिट फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, नहीं, यहाँ पे अलग अलग ऑडिटर है, मतलब एक ही फर्म के पार्टनर्स की बात नहीं हो रही है, अलग अलग ऑडिटर की बात हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई एक ऑडिट फर्म हो वो भी आ जाए और एक और कोई दूसरी ऑडिट फर्म हो वो भी आ जाए और वो मिलकर ऑडिट करे। एक कोई इंडिविजुअल सिंगल ऑडिटर है, इंडिविजुअल, वो भी आ जाए, ठीक है। तो अलग अलग है यहाँ पे सारे, एक ही फर्म के पार्टनर्स की बात नहीं हो रही। एक ही फर्म है तो फिर तो वो एक ही ऑडिटर हो गया ना, पार्टनर्स से हमें क्या मतलब है, हमने तो फर्म को अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे अलग अलग फर्म्स या अलग अलग इंडिविजुअल ऑडिटर आ रहे हैं, एक ही फर्म का पार्ट नहीं है, वो अलग अलग लोग हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, अलग अलग जो ऑडिटर होंगे वो अलग अलग जो है ऑडिट के पार्ट्स को हैंडल करेंगे। तो इससे क्या होगा, काम टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। इवन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी इतने यार लोग इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है काम टाइम पर कंप्लीट होगा। ऑडिटर अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे, ऑब्वियस है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं या ऐसे एरियाज हैं जहां पे उनको लगता है कि ये प्रॉब्लमैटिक एरियाज है, यहाँ पे चांसेस हैं फ्रॉड्स और एरर्स के ज्यादा होने के, तो वो सब मिलकर वहां पे काम करेंगे, ठीक है। तो अपने एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस वो सब शेयर करेंगे तो बेनिफिशियल तो हो ही जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी इससे। अच्छा, हेल्दी कॉम्पिटिशन भी तो होगा। अब हर कोई ऑडिट फर्म जो भी वहां पे ज्वाइंट ऑडिट में इन्वॉल्व है, जो भी ऑडिटर इन्वॉल्व है, वो यही चाहेगा कि यार मैं अच्छे से अच्छा, मैं अपना 100% दूं ताकि ये हो जाए कि यार मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ, ठीक है। तो हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा, उससे क्वालिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और इससे वही है कि बेनिफिट मिलेगा, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ डिफरेंट ऑडिटर्स, अलग अलग ऑडिटर्स हैं, उनका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो अब जितने लोग होते हैं वो अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपस में आके, ठीक है। तो कोई कहीं पर एक्सपर्ट होगा किसी एरिया में, कोई कहीं पर एक्सपर्ट होगा, तो सब मिलकर करेंगे तो जो है जल्दी भी हो जाएगा, अच्छे से भी हो जाएगा। अब लिमिटेशंस भी है इसकी। पहली चीज क्या आ सकती है, जो इस्टेब्लिश ऑडिटर है, देखो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, मान लो एक कंपनी है एबीसी, उसने यहाँ पे 3 ऑडिट फर्म्स को बुलाया, ठीक है। एक्स को मान लो, XYZ ले लो, ठीक है, एक PQR ले लो और एक और ले लो TSP ले लो। तो अब ये जो है 3 को बुलाया। अब जो ये XYZ वाली ऑडिट फर्म है ना, ये मान लो पिछले 50 साल से काम कर रही है मार्केट में, पिछले 50 साल से है। PQR पिछले 20 साल से है। TSP एकदम नई नई फर्म आई है, इसको मार्केट में आए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। तो अब जो है ना XYZ, ऑब्वियस सी बात है उसको तो अपनी महानता दिखानी होगी, मैं सबसे पुरानी, मैं सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑडिट फर्म हूं तो मेरी ही चलेगी, तो वो अपने आप को दिखाएगी सुपीरियर। तो बाकी दोनों को हो सकता है थोड़ा सा इंफीरियर फील हो जाए कि यार हम इससे छोटे हैं, है ना। छोटे हैं का मतलब हम बाद में आए हैं, एक्सपीरियंस कम है हमारे पास, हमें इसकी हाँ में हाँ मिलाना होगा। तो वो सब जो बेसिक क्लैशेस आते हैं वो सब आ सकते हैं, ठीक है। तो जो एस्टैब्लिश वाले हैं उनका क्या आ जाएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ओवर द लेस एस्टैब्लिश, लेस एक्सपीरियंस्ड वंस। इसके बाद में क्या बोला, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंटिटी, ऑब्वियस सी बात है। अब तुमने 3 फर्म रखी है तो पागल तो है नहीं ये कि भाई एक ही फीस में काम कर लेंगे, नहीं, अपने अपनी फीस लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिट फीस भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो स्मॉल एंटिटी जो है वो तो इतना कॉस्ट नहीं उठा पाएगी, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि टीम वर्क से हेल्प भी होती है, बेनिफिट भी होता है, लेकिन कभी कभी वही वाली बात है ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स जो है वो तो आ ही सकती है। देन अनसर्टेनिटी अबाउट लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कभी कभी क्या होता है कि अच्छे से काम कर लेते हैं, बट ऐसा भी तो होगा ना कि अब इतनी बड़ी जो है कंपनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर ऑडिटर जो है वो सारे काम संभालेगा। अब 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कोई एरिया XYZ संभालेगा, कोई एरिया PQR संभालेगा और कोई एरिया TSP संभालेगा, ठीक है। तो अब कभी कभी इनसे गलती भी हो सकती है, तो अब लाइबिलिटी किसकी कैसे आनी चाहिए, ठीक है। कोई बोल देगा कि मैंने तो सही किया था, उसने अपनी टांग अड़ाई, वो गलत है, ठीक है। वो बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, इसने बताया ही नहीं मुझे। तो ये सब चीजें, तो अगर गलती हो जाती है तो लाइबिलिटी किसकी आएगी,
ये सब में भी कभी कभी डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ जाती है। बट अभी लायबिलिटी कैसे आएगी वो एक्ट में गिवन है, एसए में गिवन है, अभी हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद में है एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न में बी नेग्लेक्टेड। देखो एक चीज सुनो, अभी वैसे आगे आएगा बट अभी यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आ ही गए तो सुन लो। कुछ कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो कि सेपरेट हो जाएंगे, मतलब वर्क डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कि भाई 3 लोग हैं तो तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तो वो सेपरेट एरियाज हैं, वहां पे जो ऑडिटर्स है वो सेपरेटली काम करेंगे। बट कुछ कुछ एरियाज होते हैं कॉमन, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या कुछ कुछ छोटे छोटे एरियाज हैं, ठीक है, वो कॉमन है जिसपे सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सेपरेट वाले एरियाज तो सेपरेट, आपको पता है सिर्फ मुझे ही काम करना है यहाँ पे, तो वो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जो कॉमन एरियाज है, आप क्या सोचते हो इसने चेक कर लिया होगा, वो सोचेगा आपने चेक कर लिया होगा, तो क्या होता है कॉमन एरियाज स्किप हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला, ऑब्वियस सी बात है फीस शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा फीस जो है वो कंपनी को देनी पड़ेगी, लेकिन जितनी भी फीस है अगर अकेला होता तो पूरी फीस उसको ही मिलती है, अभी 3 लोग हैं तो तीनों को शेयर करनी पड़ेगी आपस में। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो अपना SA-299 है रिवाइज्ड, ठीक है, SA-299 जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गिवन है, उसमें जो है 299 बात करता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस अभी हमें यहाँ पर पढ़नी है। आपके स्टडी मैट में जो है वो पुराना वाला दे रखा है ये, ठीक है, ऐसे, तो वहां से रेफर मत करना, आप यहीं से रेफर करना, वहां पे चेंजेस नहीं किए हैं, अमेंडमेंट नहीं कर रखा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, बहुत ही बेसिक सी चीज है। जॉइंट ऑडिट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 2 या 3 या 4 ऑडिटर मिलकर ऑडिट करेंगे, तो ऑडिट की जो प्लानिंग होती है, प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, प्रोग्राम बनाना, ये सब लोग मिलकर करेंगे। अकेला होता है तो वो खुद से करता है, अभी ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है सब लोग मिलकर करेंगे, तो जॉइंट ऑडिटर जो है वो प्लान करेंगे टुगेदर, ठीक है, स्ट्रैटेजी, जॉइंट ऑडिट प्लान बनेगा, वर्क डिवाइड होगा कि ये एरिया तुम संभालो, ये एरिया मैं संभालूंगा, रिस्क असेसमेंट भी मिलकर करेंगे, कॉमन ऑडिट एरिया भी डिसाइड करेंगे कि ये वाले एरिया सेपरेटली संभाल ले, ये वाले एरियाज कॉमन है जो सब संभालेंगे। देन दोनों जो जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उन सबको आपस में मिलकर डिस्कस करना है। क्या चीज डिस्कस करनी है, एनटीई। एनटीई का मतलब होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। अगेन नॉर्मली जो सब अलग अलग करते हैं ऑडिटर अभी यहाँ पे मिलकर करेंगे, ठीक है, तो कॉमन एरियाज में कैसे करना है, कितना टाइम देना है, कितना एक्सटेंट तक चेक करना है, सैंपल साइज, वो सब चीजें, और जो स्पेसिफिक एरियाज है उनका भी डिसाइड करना होगा, है ना। एंड देन एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर उनको मिलेगा, ठीक है, मतलब जब एक ऑडिटर और एक ऑडिटी, मतलब जो कंपनी वगैरह है उनके बीच में आपस में वो हो रहा है ना डिसीजन कि अच्छा आप हमारी कंपनी की ऑडिट करोगे, तो एक एंगेजमेंट लेटर इशू करता है, ठीक है, ऑडिटर। ये जो लेटर है इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑडिट की रहती है। तब अकेला होता तो वो अकेले को मिलता, अभी यहाँ पे ये सब है तो इन सबको एक कॉमन मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ एरियाज तो सेपरेट रहेंगे और कुछ एरियाज क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। तो अब जो सेपरेट एरियाज रहेंगे उनके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। तो क्या बोला है, वर्क एलोकेटेड टू ईच जॉइंट ऑडिटर, उसके लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मतलब अगर 3 ऑडिटर्स हैं, हमने जैसे एक को बोल दिया कि तुम ये डिपार्टमेंट संभालो, सेकेंड वाले को बोल दिया तुम ये डिपार्टमेंट संभालो, तो जो डिपार्टमेंट आपको स्पेसिफिकली मिला है आप उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था XYZ है, ठीक है, अब मान लो XYZ को एक एरिया मिला है, तो अब उसके लिए PQR और TSP रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उस डिपार्टमेंट में उस एरिया में कोई गलती होगी तो अकेला कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, XYZ, ठीक है। PQR वाला जो एरिया है उसके लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, PQR, बाकी के तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। लेकिन जो कॉमन एरियाज है उसके लिए जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सब मिलकर, और इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। किसके लिए, कॉमन एरियाज। अब यहां पर ये आपको बता रहा है कॉमन वाले एरियाज कौन कौन से हैं। पहला फॉर कॉमन ऑडिट वर्क, दूसरा क्या बोला है, डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स कंबाइंड। कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे सबने मिलकर डिसाइड किया होता है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तो जब सबने मिलकर डिसाइड किया है तो लायबिलिटी भी सबकी आएगी। मैटर्स इंटीमेटेड बाय वन जॉइंट ऑडिटर टू ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम अग्री। मान लो कोई एक एरिया है या कुछ एक डिपार्टमेंट है, वहां पर जो एक जॉइंट ऑडिटर है
उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैसे डील करना चाहिए, तो वो बाकी सबके पास जाता है, बाकी दो के पास भी जाता है, तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं ऐसे ऐसे कर लो। तो जब तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है तो क्या वो अकेला लायबल होगा या सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे? सबके सब। तो अगर कोई डिसीजन है जो एक को लेना चाहिए पर वो जाकर सबको पूछता है, सबको बताता है और सब मिलकर डिसाइड करते हैं, तो लाइबिलिटी भी सबकी आएगी। ठीक है। अच्छा, examining that financial statements comply with relevant statute, इसका मतलब ये चेक करना कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जो है, जो भी जैसे कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस माने हैं, एएस इंड एस ये सब कुछ माने हैं, तो ये सब चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहेगी कि जो भी एप्लीकेबल लॉ है, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स है, क्या वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एप्लीकेबल है, जो माने हैं उसने या नहीं माने। तो ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहेगी। इसके बाद में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आपका जो भी फॉर्मेट है एफआरएफ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक सेकेंड, देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जो भी कंपनी है उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो आपको प्रेजेंट करना है, जैसे हम P&L बैलेंस शीट सब कुछ बनाते हैं, तो इनका प्रॉपर फॉर्मेट है। ठीक है। प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है, एएस है, इंड एस है, इन सबके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो वो हुआ है कि नहीं हुआ है, अगेन ये चेक करने की ड्यूटी भी सबकी बनती है। एंड फाइनली जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, हम लोग जानते हैं कंपनी तो एएस और इंड एस मानती है, बट जो ऑडिटर है वो ऐसे मानता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो रिपोर्ट जो बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये वाली चीज देखना कि रिपोर्टिंग एज पर एसए हुई है कि नहीं हुई है, ये भी सबका काम है। तो जो सबका काम है वहां पे सब रिस्पॉन्सिबल है, जो अकेले का काम है वहां पे वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है, बेसिक। ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, अपना नेक्स्ट क्या आता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर जो एक जॉइंट ऑडिटर है उसे कोई ऐसा मैटर दिखता है, ठीक है, जो कि रेलेवेंट है दूसरे वाले के काम से, जैसे मान लो अब यहाँ पे अपनी तीन फर्म्स थी, XYZ, ठीक है, PQR और एक और क्या था, TPQ, जो भी नाम था, एक सेकेंड देख ही लेते हैं, TSP। ठीक है। ये तीन अपने पास ऑडिट फर्म थी। अब मान लो जो ये टीएसपी है ना, ये जब अपना काम कर रही है, तो इसको काम करते टाइम कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखी जो कि इसको लगा कि यार ये सिर्फ मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, ये सबके काम से, मतलब ये ओवरऑल पूरी कंपनी की ऑडिट से रिलेटेड है, तो ये जाकर इन दोनों को बताएगा, ये जाकर इन दोनों को बताएगा। तो क्या बोला है, अगर उसको मिलता है कोई ऐसा मैटर जो बाकियों के एरियाज से भी रेलेवेंट है, कनेक्टेड है, तो इसको बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए बाकी सबके साथ में भी इन राइटिंग। और ऑडिट खत्म होने के बाद नहीं बताना है, मुझे तो ही पता चला था, मैं क्यों बताऊं, बाद में बता दिया ना मैंने, नहीं, ऑब्वियसली बात है पहले ही बताना है। ठीक है। और लास्ट है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन। अच्छा, अब ज्वाइंट ऑडिट हो रही है तो क्या उनको एक ही रिपोर्ट देनी है, क्या उनको एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी है, या फिर उन्हें जो रिपोर्ट देनी है वो अलग अलग देनी है? देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्योंकि ज्वाइंट ऑडिट हो रही है तो रिपोर्ट भी कॉमन ही जाएगी। इसका मतलब सबने मिलकर ऑडिट करा है, लेकिन है तो एक ही कंपनी ना, कंपनी तो एक ही है, तो रिपोर्ट अलग अलग क्यों देनी है? आपने पूरी कंपनी की ऑडिट करी है, एक ही कंपनी है, तो रिपोर्ट तो एक ही जाएगी। ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे जो दो ऑडिटर है, मान लो PQR और TSP, ये एक ही चीज बोल रहे हैं, इनका सेम ओपिनियन है, XYZ का ओपिनियन अलग है, इसको लग रहा है कि ये गलत चीज है, ठीक है, बट PQR और TSP को लगता है कि ये तो सही करा है कंपनी ने। इसका मतलब, कहने का मतलब है ओपिनियन अलग अलग आ गए। ठीक है। तो अब ओपिनियन ही अलग अलग है तो आपकी जो रिपोर्ट है वो सेम कैसे हो सकती है, बिकॉज ओपिनियन डिफर कर गया। तो उस केस में क्या बोला, अगर जॉइंट ऑडिटर डिसअग्री करते हैं इन ओपिनियन ऑन एनी मैटर, तो एक्सप्रेस इट इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। अगर आप किसी मैटर पे डिसअग्री कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये दो सेम बात बोल रहे हैं बट आपको अलग कुछ बोलना है जो उनसे मैच नहीं हो रहा है, तो आप उस केस में सेपरेट रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दो। बात समझ आ गई? और अगर आप सबका ओपिनियन सेम है तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, तब उस केस में आप क्या इशू कर दोगे? उस केस में आप इशू कर दोगे कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा जॉइंट ऑडिट। ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, स्टैट्यूटरी हो गया, ब्रांच हो गया, जॉइंट ऑडिट हो गया। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, ऑडिट कमेटी। ठीक है।
चलो, अब इसके बाद में हम लोग किस पे आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, ऑडिट कमेटी पे। ये अपना लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ऑडिट कमेटी क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि जो बोर्ड है, बोर्ड की अलग अलग कमिटीज होती है, ठीक है। तो बोर्ड क्या काम करता है, बोर्ड अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है। जैसे मान लो बीओडी में 15 डायरेक्टर्स हैं, कितने लोग हैं, 15। तो बोर्ड क्या करता है, अब 15 के 15 जो लोग हैं उनका हर एरिया में जाके, जरूरी थोड़ी है कि वो हर एरिया में जाके काम करे। क्या हर एरिया में या हर मैटर को रिजॉल्व करने के लिए 15 लोग चाहिए, नहीं। तो वो क्या करता है, काम के अकॉर्डिंग और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो उससे हम बोलते हैं कि अलग अलग वो बोर्ड कमिटीज बना देता है। तो ऐसे अलग अलग करके कमिटीज है। तो अभी अपने सिलेबस में हमें सिर्फ एक ही कमेटी पढ़नी, जिसका नाम है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का जो मेन काम है वो आप याद रख लो, दो नाम, कि ऑडिट कमेटी जो है ना वो मेनली दो काम करती है। क्या दो काम करती है, एक तो सारा फाइनेंस वाले मैटर से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, और एक ऑडिट वाले एस्पेक्ट से रिलेटेड। तो कंपनी में जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं और जो ऑडिट और ऑडिटर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब अकाउंट्स एंड ऑडिट, आप इस तरीके से मान लो कि ऑडिट कमेटी का काम जो है वो उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड रहता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑडिट कमेटी या जो भी बाकी सारी कमिटीज होती है, ये हर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। मान लो कोई छोटी सी कंपनी है, तो छोटी सी कंपनी है तो वहां पे काम भी कम होगा, तो डायरेक्टर्स को जरूरत नहीं है कि वो अलग अलग कमिटीज बनाए, ठीक है। सो इस केस में क्या बोला है कि जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहां पर ही ये जो कमिटीज हैं ये मैंडेटरी है, ठीक है। इनके अलावा भी कोई कंपनी बनाना चाहती है तो वो वॉलंटरी है, लेकिन मैंडेटरी किस किस के लिए, देखो, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और इसके अलावा किसके लिए मैंडेटरी है, ऑल अदर पब्लिक कंपनीज, ऑल अदर पब्लिक कंपनीज, अगेन प्राइवेट कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी, कौन कौन से पब्लिक कंपनी, तीन लिमिट है, 10, 100 और 50, एक्सीडिंग 50, ठीक है। देखो क्या क्या लिमिट है, सबसे पहले ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर और है सबके बीच में, या फिर उसका टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और जो उसके टोटल एग्रीगेट में सब मिलाकर जो लोन्स उसने ले रखे हैं कंपनी ने, जो उसने बोरोविंग्स ले रखी है या डिबेंचर वगैरह इशू करे हैं या डिपॉजिट, मतलब टोटल बोरोविंग्स कह लो उस कंपनी की, ठीक है। उस कंपनी की जो सारे बोरोविंग्स वगैरह है, लोन्स वगैरह है, वो सब मिलाकर कितना आ रहा है, एक्सीडिंग 50 करोड़, एक्सीडिंग 50 करोड़, ठीक है। तो इनमें से एक भी लिमिट पूरी हो गई तो उस कंपनी में मैंडेटरी है क्या बनाना, ऑडिट कमेटी बनाना, ठीक है। और ये सब चीजें हमें कब देखनी है, मतलब जो लिमिट्स है वो कब चेक करनी है, लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब लास्ट डेट पे आपको ईयर एंड पे चेक करना है। अच्छा, ये वाली जो कंपनीज है ना, जॉइंट वेंचर, ठीक है, WOS है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है, हमने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा है ना, तो होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी जब किसी कंपनी में मोर देन 50% का वोटिंग राइट्स ले लेती है तो वो कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाती है। पर अगर किसी केस में होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडरी में पूरा का पूरा 100% वोटिंग राइट्स ले रखे, पूरे के पूरे 100% कैपिटल उस सब्सिडरी की होल्डिंग के पास है, तो वो वाली सब्सिडरी नॉर्मल सब्सिडरी नहीं है, कौन सी है, होली ओन्ड सब्सिडरी, क्योंकि 100% किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास। तो होली ओन्ड सब्सिडरी। और तीसरा डोरमेंट कंपनी होती है इनएक्टिव कंपनी। डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इनएक्टिव कंपनी, जो कंपनी ठीक है बनी हुई है लेकिन वो कोई काम वाम नहीं कर रही है एज सच, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए। तो ये तीन कंपनीज, ज्वाइंट वेंचर, इसके अलावा होली ओन्ड सब्सिडरी और इसके अलावा डोरमेंट कंपनी, ठीक है। डोरमेंट कंपनी को आप कैसे याद कर लो, इनएक्टिव कंपनी, वैसे ये सब चीजें फाइनल में आती है अपने, है ना। तो ये जो तीन कंपनीज हैं, इन तीन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है, तो उनको लिमिट्स वगैरह चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इनके लिए एसी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो, एक कंपनी है, एक सेकेंड यहां लिख देते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। और ये जो कंपनी है इसका पेड अप कैपिटल है 5 CR, इस कंपनी का टर्नओवर है 50
CR, और इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह जो हैं वो कितने हैं, 60 CR। तो आपको मुझे बताना है कि क्या ये जो कंपनी है, ये कंपनी को मैंडेटरी है ऑडिट कमेटी बनाना। और एक एग्जाम्पल नंबर 2 और है, एक कंपनी है जिसका नाम है PQR प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का पेड अप कैपिटल है 11 करोड़ का, टर्नओवर है 120 करोड़ का, और आउटस्टैंडिंग जो लोन्स वगैरह हैं वो हैं 55 करोड़ के। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। आपको मुझे बताना है एग्जाम्पल 1 में ऑडिट कमेटी चाहिए या नहीं चाहिए, एंड सेम एग्जाम्पल 2 में भी ऑडिट कमेटी चाहिए या नहीं चाहिए, नीचे कमेंट करके आप बताओगे। ठीक है, चलो, ये तो हो गया अपना क्या, फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली कौन कौन सी कंपनी में ऑडिट कमेटी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन। अच्छा ठीक है, कमेटी बन तो गई, अब उस कमेटी में जो लोग होंगे, क्या वो एरे गहरे हम किसी को भी रख देंगे, नहीं, बोर्ड कमेटी है, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब जो डायरेक्टर है एक्चुअली, वो ही, उनमें से ही हम किसी पर्सन को वहां पे, किसी डायरेक्टर को हम वहां पे मेंबर बनाएंगे कमिटी का। तो अगर कमिटी के मेंबर की बात हो रही है तो कमिटी का मेंबर शेयर होल्डर वाला मेंबर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बोर्ड कमिटी का मेंबर कौन होगा, डायरेक्टर होगा। समझ आई बात। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो मिनिमम कितने चाहिए ऑडिट कमेटी में, मिनिमम 3 डायरेक्टर एज मेंबर्स। तो ये समझ जाना, यहाँ पे अगर ये मेंबर बोल रहा है तो ये अपने शेयर होल्डर वाले मेंबर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टर इस कमिटी के मेंबर बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो है तो डायरेक्टर्स ही, तो मिनिमम 3 चाहिए। अच्छा, इनमें से जो मेजोरिटी होंगे, जैसे 3 लोग हैं तो 3 का मेजोरिटी 2 हो गया, तो क्या बोला, मेजोरिटी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो मेजोरिटी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे अगर मान लो 10 लोग होते मान लो किसी कमेटी में, ऑडिट कमेटी में, तो 6 लोग क्या होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है, अपने फाइनल में आएगी, अभी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो मेजोरिटी लोग। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी है ना, सेक्शन 8 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी नहीं है, तो सेक्शन 8 कंपनी में ऑडिट कमेटी अगर बनेगी तो वो बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के हो सकती है। और तीसरा क्या बोला, मेजोरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शेल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक चीज बताओ, हमने ऑडिट कमेटी बनाई, तो मैंने आपको बताया ऑडिट कमेटी का मेन काम क्या होता है, अकाउंट्स का, मतलब फाइनेंस वगैरह वाले एस्पेक्ट्स का, और ऑडिट का। ठीक है, अब जो डायरेक्टर्स होते हैं, क्या हमने डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन पढ़ी है, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, नहीं, हमने क्या बात की, कंपनीज एक्ट एज सच कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं करती है डायरेक्टर के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टर्स तो कोई भी हो सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो साइंस बैकग्राउंड के हों, आर्ट्स वाले हों, ठीक है, उनको कॉमर्स की या फाइनेंस वगैरह की नॉलेज नहीं हो। तो अब अगर आपने ऐसे लोगों को ऑडिट कमेटी में बना दिया मेंबर, तो वो क्या ही काम कर पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यार ऑडिट कमेटी जो आप बनाओगे, उस ऑडिट कमेटी में आप जिन डायरेक्टर्स को मेंबर बनाओगे, तो उसमें से मेजॉरिटी मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी, कि उनको इतनी तो नॉलेज हो कि वो पढ़ सके और समझ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि बेसिक अगर P&L बना हुआ है, बैलेंस शीट बनी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है, तो उनको ऐसे नहीं हो कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेसिक नॉलेज तो उनको होनी चाहिए, तो मेजोरिटी लोग ऐसे होने चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। अब आते हैं हम किस पे, फंक्शंस या रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। अब वही आप 2 चीजें याद रखो, अकाउंट्स और ऑडिट। ठीक है, देखो सबसे पहले जो BOD है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना देगा, और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी ऑडिट कमेटी है वो काम करेगी। सबसे पहले क्या बोला है, ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी। ऑडिट कमेटी जो है वो क्या देगी, रिकमेंडेशन देगी, किस किस चीज के लिए, अपॉइंटमेंट, रेमनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। जो भी कंपनी में पर्सन ऑडिटर बनेगा तो किसको बनाना चाहिए, ठीक है, उस बंदे की ऑडिटर की रेम्युनरेशन कितनी होनी चाहिए, टर्म्स वगैरह क्या होनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में वो रिकमेंडेशन देगी, किसको, बोर्ड को। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में रिकमेंडेशन जो वो देगी, तो रेम्युनरेशन वाला जो पॉइंट है वो नहीं लिखना है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग जो ऑडिट कमेटी वो रिकमेंडेशन नहीं देगी, बाकी इन सब के रिगार्डिंग वो दे देगी, अपॉइंटमेंट वगैरह, टर्म्स वगैरह। ठीक है, चलो आप तो इतना ही याद कर लेना, सफिशिएंट है। इसके बाद क्या बोला है, रिव्यू एंड मॉनिटर। अब उसने यहाँ पे क्या करा, जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है, उस ऑडिटर की परफॉर्मेंस को वो चेक करेगी,
इसके अलावा वो ये चेक करेगी कि वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो जो भी हम अपॉइंट करते हैं पर्सन को एज ऑडिटर, वो पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए। अगर वो बायस्ड होगा, मान लो किसी डायरेक्टर का रिलेटिव निकल गया, ठीक है, तो वो अपना ओपिनियन कैसे देगा, हमेशा गलती देगा कि हाँ बढ़िया कंपनी है, जबकि एक्चुअली हो सकता है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहे हो। तो इसीलिए हमें हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। और वो ऑडिट कैसे कर रहा है, इफेक्टिव है कि नहीं है प्रोसेस, वो सब चीजें जो है वो रिव्यू करेगी। इसके बाद देखो क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो एग्जामिन करेगा और ऑडिट रिपोर्ट को भी वो एग्जामिन करेगा बेसिक। इसके बाद क्या बोला, आरपीटी। आरपीटी अपने होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ में जो भी ट्रांजैक्शन करती है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, बिकॉज अगर हम किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम जानते हैं किसी को, तो हम उसके साथ मिलकर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसके साथ मिलकर फ्रॉड वगैरह कर सके। तो इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए कंपनीज एक्ट जो है वो ज्यादा केयरफुल रहता है। 188 सेक्शन बना हुआ है, उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंपनी को करना है, तो उसके लिए जो है ऑडिट कमेटी वगैरह अप्रूवल देगी। मान लो हमने पहले अप्रूवल ले लिया, आगे जाके कुछ चेंज वेंज हो गया, तो उसके लिए सब्सिक्वेंट कोई मॉडिफिकेशन हो गया, तो उसके लिए भी अप्रूवल देगी ऑडिट कमेटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दे रखे हैं पॉइंट नंबर डी में। अब देखो, क्योंकि अपने सिलेबस में सेक्शन 188 जो है वो नहीं है, ये फाइनल में ही आता है, तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें जो है वो ऐसी आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा जो है ना एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो रिलेट करेगा 188 सेक्शन से। लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके दे रखी है, तो एक बार आप रीड कर लो। देखो सबसे पहले क्या बोला, ऑडिट कमिटी जो है वो क्या दे सकती है, ऑमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। देखो क्या होता है, ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है, एक ही साथ हमने अप्रूवल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुनो, आप लोग जैसे लेट्स से कोचिंग जाते हो या कॉलेज जाते हो, वट आपकी कॉलेज की छुट्टी होती है 5 बजे। अब आपकी जो है ये डेली का मान लो रिचुअल बना हुआ है कि 5 बजे हमारी छुट्टी होगी, तो 5 से 6 तक हमने फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, चाय वाय पियेंगे, मस्ती वस्ती करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, वो सारी चीजें, और हम घर पहुंचेंगे 6:30 बजे तक, ठीक है। अब आपके जो घर पे पता है कि 5 बजे कॉलेज ऑफ हो जाता है, तो आप कॉल करके डेली मम्मी से पूछ रहे हो कि मम्मी आज देखो छुट्टी हो गई है, पर मैं घर पे कब तक आऊंगा, 6:30 तक। एक दिन पूछ लिया, मम्मी ने बोला ओके, सेकंड डे आप सेम चीज पूछ रहे हो, थर्ड डे आप सेम पूछ रहे हो, फोर्थ आप सेम पूछ रहे हो, तो मम्मी इरिटेट होकर क्या बोली कि पागल है क्या, जब तुझे डेली बेसिस पे 6:30 आना है तो ठीक है, मैं तुझे एक ही बार में अप्रूवल दे रही हूँ कि तू 6:30 तक आ जाया कर, बार बार ना इरिटेट करने की जरूरत नहीं है मुझे फोन कर करके, ठीक है। उसे कहते हैं ऑमनिबस अप्रूवल, कि जब आपको पता है कि हमें रेपिटेटिवली कोई काम करना है, तो हम बार बार जाकर क्यों अप्रूवल ले। तो जो ऑडिट कमेटी है वो भी आपको एक ही बार में अप्रूवल दे देती है, उसे हम बोलते हैं ऑमनिबस अप्रूवल, कि ठीक है कंपनी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो करते रहने हैं, साल में बार बार करने होंगे, तो हम एक ही बार में उसको अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, अगर ऑडिट कमेटी किसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं कर रही है, अगर उसने मना कर दिया, तो वो ये चीज किसको बताएगी, बोर्ड को। वो अपनी रिकमेंडेशन किसको देगी, बोर्ड को, कि भाई हमने ये वाला आरपीटी मना किया है, ताकि बोर्ड देखेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का नहीं है, ठीक है, नॉट मोर देन 1 करोड़, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि कंपनी के किसी भी डायरेक्टर या किसी ऑफिसर ने कर लिया, मतलब कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर लिया कंपनी के ऑफिसर या डायरेक्टर ने बिना ऑडिट कमेटी से पूछे, बिना ऑडिट कमेटी से पूछे, तो अगर आपने बिना पूछे कोई काम किया, ठीक है, तो फिर आप उस काम को ऑडिट कमेटी से रेटिफाई करवा लो, मतलब बाद में कंफर्म करवा लो, बाद में अप्रूव करवा लो, पहले नहीं पूछा, हो सकता है कुछ अर्जेंसी हो, कुछ हो इतना हमें, ठीक है, इमरजेंसी के हमें बिना पूछे ही वो करना पड़ गया, ठीक है। करने के बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको रेटिफाई करवा लो, अप्रूव करवा लो, करने के बाद कंफर्म करवा लो। अब ऑडिट कमेटी ने अगर उसको रेटिफाई नहीं किया, तो फिर वो ऑडिट कमेटी के एंड पे क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। अब आपने ये जो है थोड़ा बहुत फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइड होता है एक, वॉइडेबल होता है। तो वॉइडेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब ऑडिट कमेटी जो है उसके पास ऑप्शन है, या तो वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ठीक है चला सकती है,
या फिर वो चाहे तो उसको क्या कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। मतलब अब ऑडिट कमेटी के पास ऑप्शन आ गया कि या तो वो कंटिन्यू करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर वो उसको कैंसिल करा देगी। और अगर मान लो कैंसिल वैंसिल करा दिया या उसकी वजह से जो है कंपनी को लॉस हो गया, तो जिस डायरेक्टर ने बिना पूछे ये काम किया था, ठीक है, बिना अप्रूवल के, जो भी लॉस हुआ है कंपनी को, वो डायरेक्टर कंपनी को वो लॉस इंडेमनिफाई करके देगा, कॉम्पनसेट करके देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई हुई है। अब मेनली तो आपको ये डी वाला पॉइंट याद रखना है। ये दो तीन चीजें ठीक है एक बार रीड कर लो, है ना, बट मेनली आपको डी वाला पॉइंट याद होना चाहिए। अब इसके बाद में आ जाओ पॉइंट नंबर ई। अब पॉइंट नंबर ई क्या बोला है, स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर एक अपनी जो कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको चेक करते रहना कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, जो कंपनी के अंडरटेकिंग्स या असेट्स वगैरह हैं, जो भी कंपनी के असेट्स वगैरह हैं, तो वैल्यूएशन करते रहना कि उनकी टाइम टू टाइम क्या क्या वैल्यू है, बढ़ी है, कम हुई है, व्हाटएवर। नेक्स्ट, कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं फाइनेंशियल वाले, क्योंकि हमने बात की ऑडिट कमेटी फाइनेंस वाला काम देखती है, नॉन फाइनेंशियल काम नहीं देखती है। तो जो फाइनेंस वाले कंट्रोल्स हैं उनको देखना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको देखना। ठीक है, एंड फाइनली कंपनी ने पब्लिक ऑफर से पब्लिक को इशू करा होगा, ठीक है, शेयर्स वगैरह, उससे जो पैसा मंगवाया होगा, उस पैसे को कंपनी कहां पर यूज कर रही है। तो जो एंड यूज ऑफ फंड्स है, जो हमने पब्लिक से पैसा मंगवाया है, उसके बाद जो पैसा आया है उसको हम कहां पर यूज कर रहे हैं, कंपनी उसको कहां लगा रही है, उसको चेक करना। तो ये सारे हम कह सकते हैं क्या हो गए, फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका डायरेक्टली 7 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। चलो, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका पावर्स। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी ऑडिटर है, ठीक है, तो जो ऑडिट कमेटी है वो क्या कर सकती है, वो कमेंट्स मांग सकती है किसके, ऑडिटर के। किस चीज के ऊपर, कि भाई हमारी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है, आप बताओ कि कैसा है, आपका क्या कमेंट है उसके ऊपर। या स्कोप ऑफ ऑडिट कितनी कितनी आप जो है एक्सटेंड करोगे, मतलब कितना कितना आप चेकिंग वगैरह रखोगे अपनी ऑडिट में। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर सकती है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिटिंग टू बीओडी। बोर्ड को सबमिट करने से पहले वो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगी कमेटी, और जो भी इश्यूज वगैरह है उसको वो किसके साथ डिस्कस करेगी, विद ऑडिटर वो डिस्कस करेगी, कर सकती है, उसके पास ये पावर्स है। इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है, इनटू एनी मैटर विद रिगार्ड टू आइटम स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड ने उसको कोई भी अगर बता दिया ये मैटर है या ये एरिया है, तो वो उस एरिया में इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है कि कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। और इन्वेस्टिगेशन वगैरह जब वो करेगी, ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं ऐसी चीजें निकल के आ जाए जहां पे वो जो कमेटी है, जो उसमें मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, उनको किसी एरिया के बारे में नॉलेज नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं होता ना हर पर्सन को हर चीज की नॉलेज हो। कुछ ऐसा फ्रॉड वगैरह निकल गया, मान लो कुछ ऐसा इशू निकल गया जहाँ पे उसको प्रोफेशनल लोगों से एडवाइस लेने की जरूरत पड़ जाती है, हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो ले सकती है। ठीक है, चलो, इसके बाद क्या बोला, जो अपने ऑडिटर हैं और जो अपने केएमपी हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल, इनके पास राइट है कि वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग एंड बी हर्ड इन ऑडिट कमेटी मीटिंग्स। मतलब जो ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स होगी उस मीटिंग में ऑडिटर और केएमपी जा सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन क्या वो राइट टू वोट उनको मिलेगा, नहीं, बिकॉज मीटिंग किसकी, ऑडिट कमेटी की। तो राइट टू वोट किसको मिलेगा, जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको ही मिलेगा। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट जो अपनी होगी उसमें हमें क्या डिस्क्लोज करना है, जो कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन, मतलब कितने कितने लोग हैं, ठीक है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो सारी चीजें। और अगर किसी एरिया में, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर जो ऑडिट कमेटी है उसने किसी एरिया में बोर्ड को रिकमेंडेशन दी है अपनी, और अगर बोर्ड ने वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी है, तो बोर्ड ये चीज कहाँ बताएगा, बोर्ड रिपोर्ट में, कि हमने यहाँ पर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी है एसी की, और उसको एक्सेप्ट नहीं करने का क्या रीजन है वो भी बताना है। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में। चलो, अब इसके बाद में ये तो अपना जो मेजरली है वो ऑडिट कमेटी से रिलेटेड हो गया। अब इसी में ही एक और टॉपिक आता है, ठीक है, सेम ही सेक्शन 177 में ही, विजिल मैकेनिज्म। ठीक है, विजिल मैकेनिज्म, इसे विसिल ब्लोअर पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है, ये क्या मैकेनिज्म है, सुनना ध्यान से। ये जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अपनी कंपनी है, ठीक है, वो अपनी कंपनी है तो ऐसा तो है नहीं कि 3-4 लोग ही होंगे, कंपनी है तो बहुत सारे लोग होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, केएमपी होंगे,
उसके नीचे भी बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, तो बहुत अलग 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 लोग होंगे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी में किसी मान लो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई टाइप का फ्रॉड हो रहा हो, या कोई एक पर्टिकुलर ऑफिसर है जो कि फ्रॉड कर रहा है, जो कुछ गलत कर रहा है, जो ब्राइब वगैरह ले रहा है, मतलब गलत इलीगल टाइप के काम कर रहा है, या कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है बेसिकली। अब हो सकता है कि ये चीज जो वो कर रहा है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता हो, मेंबर्स को ये बात नहीं पता हो, डायरेक्टर्स को ये बात नहीं पता हो, लेकिन उस ऑफिसर के जो साथ में कलीग्स हैं या उसके जो अंडर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से किसी को खबर लग जाए कि यार जो हमारा बॉस है, सुपीरियर है, ये ऐसे उल्टे फुल्टे काम करता है। ठीक है, तो अब मान लो जैसे एक ए नाम का ऑफिसर है, इसके नीचे 4 एम्प्लॉयज हैं, बी, सी, डी और ई। अब ए हमेशा सारे ब्राइब लेकर काम करता है, सारे उल्टे फुल्टे काम करता है, ये सारी चीजें पता चल गई इनके सारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको। अब बी ने क्या सोचा कि ये तो गलत है, मैं जाकर बता दूंगा टॉप मैनेजमेंट को कि ये जो ए है ये गलत गलत काम करता है, ब्राइब लेता है। ठीक है, अब इसने मान लो बता दिया ए के बॉस को जो कि है एक्स। अब एक्स ने बोला ठीक है तुम जाओ। अब एक्स आया ए के पास में और एक्स ने ए को अपना मुंह खोल दिया, तुझे पता है तेरे अंडर जो काम करता है ना बी नाम का आदमी, तेरी शिकायत लेकर आता है मेरे पास, तू तो ब्राइब ले रहा है, मुझे बताया भी नहीं तूने। अब एक काम करते हैं, जो तू ब्राइब ले रहा है 50-50 कर लेते हैं, 50% तू रख लेना, 50% मैं रख लूंगा। ठीक है, तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं जाऊंगा डायरेक्टर्स के पास। तो ऑब्वियस सी बात है ए मान गया, पर ए को तो गुस्सा आएगा, किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब ए और एक्स मिलकर क्या ट्राई करेंगे कि जो बी है वो आगे ना पहुंच जाए, तो वो दोनों ट्राई करेंगे बी की लाइफ हेल बनाना कंपनी में, और कैसे ना कैसे करके वो ट्राई करेंगे बी को निकाल दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी खुद ब्राइब लेकर इल्जाम लगा दिया बी पे और किसको निकाल दिया, कंपनी से बी को। तो अब तो मुझे बताओ सी, डी और ई कभी अपना मुंह खोलने का ट्राई करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है बी के साथ क्या हुआ। बेचारे ने अच्छा करने का ट्राई किया, बताने का ट्राई किया, कंप्लेंट करी, उसको ही निकाल दिया, और जो गलत कर रहे हैं एक्स और ए उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि आगे तक बात ही नहीं गई। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, अगर ऐसा होता कि बी जिसको भी बता सकता वो किसी ऐसे पर्सन को बताता जो ट्रस्टवर्दी हो, और बी ने बताया है तो बी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, ये पता नहीं चले कि ये कंप्लेंट बी ने करी है किसी को भी, तब तो ये बंदा सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जहां पे जो पर्सन कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है, किसी की भी जो गलत कर रहा है उसकी, तो वो पर्सन जो कंप्लेंट कर रहा है उसके साथ खुद के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर उसके साथ गलत होगा तो कोई भी सेकेंड पर्सन कभी भी इनिशिएटिव लेगा ही नहीं बताने का। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाना जिसमें इस बी को या जो भी कंप्लेंट कर रहा है उस बंदे को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले, उसका विक्टिमाइजेशन ना हो जाए, उसके साथ गलत ना हो जाए, उसके लिए हम मैकेनिज्म बनाते हैं जिसका नाम होता है विजिल मैकेनिज्म। और जो बंदा कंप्लेंट कर रहा है, इस तरीके से बता रहा है कि फ्रॉड वगैरह हो रहा है, उस पर्सन को हम बोलते हैं विसिल ब्लोअर। तो इस एग्जाम्पल में जो अपना बी था, बी कौन है, विसिल ब्लोअर, और जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी में मैकेनिज्म बनेगा उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, विजिल मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि विजिल मैकेनिज्म किस किस कंपनी में बनाना कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी में तो बनाना ही है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बहुत सारे पब्लिक के लोग हैं वहां पे, बहुत बड़ी कंपनी है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा उन कंपनी से बनाना है जिन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखे। देखो जहां पर भी पब्लिक का पैसा है तो वहां पर हमें ज्यादा केयरफुल रहना है कि उस कंपनी में बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं हो, बिकॉज फ्रॉड होगा तो पब्लिक को नुकसान होगा। तो जिस कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखे हैं उस कंपनी में भी ये मैकेनिज्म होना चाहिए। और तीसरा, जिसने लोन वोन ले रखा है, तो जिस कंपनी ने मनी बोरो कर रखा है किसी बैंक से या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा का लोन वोन ले रखा है, ठीक है, तो इन कंपनीज में विजिल मैकेनिज्म होना जरूरी है। शेल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स। कोई भी अगर चीजें हो रही है कंपनी में जो गलत है तो ये लोग रिपोर्ट कर पाए और इनके साथ कुछ गलत नहीं हो, इनका विक्टिमाइजेशन ना हो, इनको ही ना निकाल दिया जाए, इनके साथ कुछ गलत नहीं हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना देना चाहिए कंपनी में। ठीक है, अब देखो वही लिखा हुआ है कि जो मैकेनिज्म होगा शेल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्संस हु यूज सच मैकेनिज्म।
जो पर्सन इसको यूज करके कंप्लेंट कर रहा है उसको सेफ रखना है, हमें उसको खुद को विक्टिम नहीं बना देना है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, मान लो कोई बहुत ही एक्सेप्शनल मैटर है, बहुत सारे लोग मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत बड़ा मैटर है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, तो अगर कोई सीरियस या एक्सेप्शनल केस है तो ऐसा भी होना चाहिए कि डायरेक्टली एक्सेस हो सके चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को। तो अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो वो पर्सन किसी छोटे मोटे बंदे को ना कंप्लेंट करे, वो डायरेक्ट किसके पास जा सकता है, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के पास। ठीक है, तो मेक प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी इन एप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस। और कंपनी ने ये मैकेनिज्म बना रखा है, इस चीज की जो डिटेल्स है वो कंपनी को डिस्क्लोज करनी है, कहां पर, वेबसाइट पे भी और बोर्ड रिपोर्ट पे भी। ठीक है, कि कंपनी ने विजुअल मैकेनिज्म बना रखा है। चलो, अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग एक बार जो अपनी बुक है उससे गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले क्या बोला अपने पास, जो चैप्टर है फर्स्ट टॉपिक क्या उसमें, स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो हमने उसका मीनिंग पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद में जो सारे लिस्ट ऑफ सेक्शंस थी, है ना, तो सेक्शन 139 से लेके सारे हमने सेक्शन 147 तक कंप्लीट कर लिया। देखो सबसे पहले सेक्शन 139 था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये हमने सारा देख ही लिया, गवर्नमेंट कंपनी एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी इन सब में। ठीक है, इसके बाद में जो आपका सेकंड टॉपिक था सेक्शन 140, उसमें हमने क्या पढ़ लिया, रिमूवल पढ़ लिया, रेजिग्नेशन पढ़ लिया ऑफ ऑडिटर सेक्शन 140। 141 में हम लोगों ने क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ये सब जो है कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद में 142 हमने किया था जिसमें रेम्यूनरेशन था, और एक बीच में हमने 144 पहले ही कवर कर लिया था, नॉन ऑडिट सर्विसेज वाला। ठीक है, ये अपना हो गया। देन अपना क्या आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड देन लाइबिलिटीज, वो सारी चीजें इसमें हमने कवर कर ली थी। ठीक है, सेक्शन 143 भी था, 143, 145, 146 ये सारे प्रोविजंस भी इसमें बीच बीच में आ रहे थे। ठीक है, चलो, इसके बाद में हमने लाइबिलिटीज पूरा कवर कर लिया था, और विद दिस जो अपना है वो टॉपिक स्टैट्यूटरी ऑडिट का कंप्लीट हो गया था। देन हम लोग आ गए थे ब्रांच ऑडिट पे। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। देन हमने क्या पढ़ लिया, जॉइंट ऑडिट पूरा, एंड देन फाइनली हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी और विजुअल मैकेनिज्म का भी हमने जो है वो इसमें टॉपिक कवर कर लिया था। ठीक है, अच्छा, अब एक यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देती हूँ, यहाँ पे जो है आपके एक दो सॉल्व केसेस हैं जो आपके स्टडी मैट में आपको गिवन थे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी प्रॉपर टॉपिक्स किए हैं उससे रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये जो है होमवर्क में अपने लेवल पे इसको ट्राई करना है, देखना कि आपको ये आता है क्या। और आप एक काम करना, आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो अपने लेवल पे ट्राई करो लिखने का कॉपी में। ठीक है, सिर्फ रीड करके मत छोड़ देना, आप इसको ट्राई करो कि आप अपनी नोटबुक में इसको प्रॉपरली लिखो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस भी इससे आपकी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है आपने अच्छे से लिख लिया है तो आप मुझे व्हाट्सएप जो है उस पे पीडीएफ बनाकर या फोटो जो है, बेटर ऐप पीडीएफ जो है बनाकर उसको आप भेज दोगे, तो मैं भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि किस किस तरीके से हम इसको और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको ही हेल्प होगा एग्जाम में, तो बेटर है। देखो 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राई करो इसको लिखकर, अपने लेवल पे आप इसको लिखकर ट्राई करो। चलो ओके, तो विद दिस जो अपना फर्स्ट चैप्टर है पार्ट बी का वो अपना होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।